नमस्कार, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा है। हम लोग एसएसटी सेकंड ग्रेड का बहुत ही बेहतरीन शानदार टॉपिक लेकर आप सबके बीच में हाजिर हैं। एक क्लास हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, कुछ थिंकर्स की थ्योरी जिसके अंदर शामिल थी, पूरी बातें हमने इनकी पढ़ी कि कहाँ से सिंधु वासियों को लेकर जो विचारधाराएं थी, इसमें क्रेमर था, व्हीलर था, मार्शल था, राखलदास बनर्जी था, कई लोग थे, मैक्स मुलर भी था। तो इन लोगों की अलग अलग थिंक है, अलग अलग विचारधाराएं हैं कि कहाँ से आए हैं सिंधु वासी। और कोई द्रविड़ सभ्यता से इनको मानते हैं, कोई ग्रामीण सभ्यता से फलित मानता है, कोई मेसोपोटामियाई सभ्यता से मानता है। तो ये सारी बातें थी अपनी, जो भी टोटल बातें अपनी कवर हो गई है। मेन बात यह है कि सारी बातें अपनी ए टू जेड हमारी कवर हुई है इसके अंदर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक सिंपल सी बात आप इसके अंदर समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन सी बात है जो मैं आपको अच्छे तरीके से या समझा देता हूं। देखिए, जब भी हम लोग क्लास ले रहे हैं तो एक चीज बड़ी कॉमन है हमारे पास। जब भी हम क्लास ले रहे हैं तो साथ में क्वेश्चंस, देखो इस क्लास के अंदर ही काम करेंगे। कितना गजब का काम है कि जैसे आज तक जो प्रश्न आए हैं, कल की क्लास में हमने 8 क्वेश्चन देखे थे और उनके संबंधित बातें भी देखी थी। अब जैसे ये क्वेश्चन बता रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है, भाई ये नवीनतम नहीं कह रहा है। नवीनतम की प्रॉपर बात करें तो खीरसारा गुजरात का है। कल इसके ऊपर डिस्कशन किया था। अब आप सोचोगे खीरसारा है नहीं, अकॉर्डिंग ऑप्शन कह रहा है, अकॉर्डिंग ऑप्शन कह रहा है ना, तो इसका जवाब जो होगा वो धोलावीरा करना पड़ेगा, गुजरात में। इसी तरह से हमारे कई तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, शानदार शानदार अल्टीमेट क्वेश्चंस आपके कुछ बनने वाले हैं। जैसा कि आप सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार से पालतू पशु से परिचित नहीं थे, तो उत्तर है घोड़ा। तो घोड़े से संबंधित बातें भी है, घोड़े की मरण मूर्ति भी मिलती है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपके बिंदु आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इन बातों को समझते जाएंगे और इन बातों को बारीकी के साथ में कवर करते रहेंगे। हाँ, इंडस वैली में जैसा कि अब आपको पता है, इंडस वैली की 2 खास बातें हैं। देखो, अपने सिलेबस की फाइल की बात करते हैं तो सिलेबस में कल अपन ने बात की थी, बेसिक इंट्रोडक्शन की बातचीत की थी। तो इसमें इंडस वैली का जो था, हमने नॉर्मल इसके सामाजिक जीवन के बारे में तो हल्की फुल्की बातें की थी और धार्मिक जीवन के बारे में बात भी नहीं की थी। तो वो हम आज की क्लास के अंदर ये बातचीत करने वाले हैं। तो 2 ही पॉइंट अपने पास में, इंडस वैली के 2 ही पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में। ये हमारा मुख्य हाईलाइटेड पॉइंट्स है। बस इस पॉइंट से साइड में नहीं हटना है। और टोटल आपको बता दूं, लगभग अप्रोक्स मैंने कहा था कि लगभग 36 एक टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में आज तक पिछले 10 से 12 सालों में आए हुए हैं। बस उन सारों को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। ये क्लास नहीं है आपका सिंधु घाटी का शो चलने वाला है, तो आप आराम से, और सिर्फ ओनली सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी या ग्रेड का विद्यार्थी जिसके सिंधु घाटी सभ्यता लगता है, ओनली वही पढ़ेगा और कोई नहीं पढ़ेगा। चलो, तो शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आज हमारे सोशल लाइफ के बारे में देखने वाले हैं। सोशल लाइफ देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन, किस प्रकार का समाज का जीवन ये जिया करते थे, सामाजिक जीवन के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसके अंदर। जैसे आजकल हम भी तो हमारी लाइफ को जीते ही हैं बड़ी शानदार तरीके से, सोशल लाइफ के ऊपर हम लोग चर्चा यहां पर करने जा रहे हैं। सोशल लाइफ सिंधु वासियों की क्या कहती है, जरा गौर से देखेंगे। सोशल लाइफ के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ में, तो फिर शुभ काम में 1% देरी नहीं करनी। तो देखिए, हमारे पास है सिंधु वासियों का सामाजिक जीवन। देखो भाई, सामाजिक जीवन का एक सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा एक पहलू है। जरा एक बात देखोगे, कैसे कि हम हमारे समाज में सत्ता चलती है, समाज में प्रमुख कौन होता है, परिवार किस टाइप का है, परिवार में किसकी चलती है, सभ्यता ग्रामीण परिवेश की है या शहरी परिवेश की है, सोसाइटी कितने वर्ग में बंटी हुई है, कोई वर्ग टॉप का है तो कौन सा है और नॉर्मल है तो कौन सा है ना।
तो सारी बातें ए टू जेड आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे और इस बात को बारीकी के साथ में गहनता से समझते जाएंगे। ठीक है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन अपना चल रहा है और सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स आपके बनेंगे, जिसमें से एक नंबर हमारे पास पॉइंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। बड़ा शानदार पॉइंट है। समाज उस समय जो था वो समाज था मातृसत्तात्मक समाज, यानी कि ऐसा समाज जिसके अंदर माताजी की बहुत चलती है। हमारी घर की प्रधान जो होती है वो घर की प्रधान माताजी होती है। तो इस ऐसे समाज को किस नाम से जानेंगे? मातृसत्तात्मक समाज के नाम से जानेंगे। पितृसत्तात्मक भी आएगी। आज वर्तमान में पितृसत्तात्मक चल रही है। वैदिक काल के अंदर दोनों कालों में पितृसत्तात्मक सत्ता चलती है, लेकिन ये जो है मातृसत्तात्मक, ऐसा नहीं है कि महिलाएं वर्क करती है। वर्क परफॉर्मेंस जो है, वर्क टाइटल जितने भी लगेंगे वो पुरुषों के लगते थे, लेकिन महिलाओं को पूरी इंपॉर्टेंस थी। दूसरा पॉइंट है कि उस समय परिवार कैसे होते थे, कैसे पता चलेगा? परिवार उस टाइम होते थे संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली उस टाइम रहा करती थी, संयुक्त परिवार होते थे। एक घर में बड़े बड़े चूल्हों का मिलना, क्योंकि 2 BHK वाले जो लोग होते हैं ना, उनके घर में एक से अधिक चूल्हा नहीं मिलेगा। अधिक संख्या में बर्तनों का मिलना, तंदूर का मिलना, इस बात को साबित करता है कि यहां पर संयुक्त परिवार हुआ करते थे। अगला पॉइंट हमारा कि वो सभ्यता जो उन लोगों की थी वो किस परिवेश की सभ्यता थी, सभ्यता का परिवेश क्या है, ग्रामीण था या शहरी था? सिंधु घाटी का परिवेश शहरी परिवेश था, यानी ये सभ्यता शहरी सभ्यता हुआ करती थी। बड़ी गजब की बात है, ग्रामीण सभ्यता, अगली जो वैदिक सभ्यता आ रही है ना, वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता थी, और ये सभ्यता जो आप देख रहे हो, इस सभ्यता को हम लोग शहरी सभ्यता बोलेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो अगला हमारा पॉइंट जो आएगा सभ्यता के बाद हम देखेंगे हमारे समाज के टोटल उस टाइम वर्ग कितने होते थे। वर्ग यानी कि उस टाइम सोसाइटी कितनी थी? तो हमारे पास उस समय 4 सोसाइटी हुआ करती थी। देखो इस सोसाइटी का पॉइंट बड़ा खतरनाक पॉइंट है। तो आप यहां देखेंगे सोसाइटी की पॉइंट में, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है, ब्राह्मण वाला नाम अब नहीं लेना है, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, बीच में ये नहीं बोलना है, पुरोहित। पुरोहित के बाद देखो आपके पास एक क्षत्रिय शब्द यूज नहीं करना है, आपको क्षत्रिय शब्द को काम में नहीं लेना है, आपको यहां पर योद्धा बोलना है, योद्धा। और उसके बाद व्यापारी, व्यापारी के बाद में आपके पास है आर्किटेक्चर साहब, यानी बीटेक होल्डर, शिल्पकार। जो आप बोल रहे हो ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमारे वैदिक काल के हैं। ये जो आप 4 देख रहे हो, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे सिंधु काल के हैं। एक बात ध्यान रखनी है, पुरोहित है, पुरोहित जो होते हैं, इन पुरोहित का काम होता था एज ए मोटिवेशन का काम होता था। अब जितना भी मोटिवेशन देना है, अभिप्रेरणा देनी है, सलाह देनी है, ये सारा काम जो था ये पुरोहितों का था। यानी उस टाइम जितने भी हमारे डिफेंस के जो कार्य होते थे या वॉरियर्स जो हमारे यहां पर हुआ करते थे, ये जो वॉरियर्स होते थे ना, ये सारे योद्धाओं में होते थे। जो व्यापार करने वाले होते थे, जो ट्रेड किया करते थे, जो व्यापार करते थे, या आप यूं भी कह सकते हो व्यापारी के अंदर हमारे किसान भी आते थे, आप यूं कहो तो फार्मर्स भी इसी के अंदर आते थे। और शिल्पकार के अंदर यहां पर देखते हैं, यहां पर ये आर्किटेक्चर्स जो आते थे। देखो आर्किटेक्चर उस टाइम कौन होता था? आजकल बीटेक वाले सिविल इंजीनियर वाले होते हैं जो ईआर लगाकर घूमते हैं, मकान बनाते हैं, मकान का नक्शा तैयार करते हैं। अच्छा, पहले वाले आर्किटेक्चर बीटेक वाले कौन होते थे? मटका बनाने वाले, यानी कुम्हार जो होता है ना, वो उस जमाने का बीटेक होल्डर ही है। मटके बनाना, शानदार शानदार कलाकृतियां बनाना, अलग अलग प्रकार की पोट्रीज बनाना, यानी मृद भांड कलाएं, ये सब कलाएं जो है ये शिल्पकार के अंदर आती थी। क्योंकि आप देखो ये चारों सोसाइटी बड़ी काम की सोसाइटी है, यानी हर गांव के अंदर राजाओं को सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, योद्धा, गांव के अंदर सेल्फ डिफेंस चाहिए, सुरक्षा जो बहुत जरूरी है।
प्रकोष्ठ के साथ साथ में आपको अदर सुरक्षा की भी बहुत ज्यादा नीड है। तो ये काम योद्धाओं का है। इसमें चाहे आपकी फोर्थ रैंक है, फोर्थ ग्रेड श्रेणी पर आते हैं, चाहे फर्स्ट लेवल पर आते हैं। व्यापारी, व्यापारी किसान इसी वर्ग में आएंगे। किसान के पास आप आए हो, आप फसल बो रहे हो, फसल के साथ आपने तो चना बोया है, लेकिन आपको नीड है मसालों की, तो ये व्यापारी आपको देगा, बढ़िया देगा आपको। यानी जो व्यापार प्रणाली, किसान और व्यापार का जो कम्युनिकेशन है ना, ये इसी तीसरी कैटेगरी के अंदर आएगा। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। शिल्पकार, हर गांव के अंदर हर इंसान को बर्तनों की नीड पड़ती है। बर्तन चाहिए तो बर्तन तो भैया कुम्हार के पास मिलेगा, तो कुम्हार उस टाइप का सबसे बड़ा इंजीनियर साहब है। तो ये चार प्रकार की उस टाइम हमारे यहां पर सोसाइटी हुआ करती थी। लेकिन एक बड़ी तगड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, जब ये सभ्यता चलती थी ना, तो उस समय एक तगड़ी बात और भी गजब की बात है, मैं आपको बताता हूं। उस टाइम की गजब की बात यह है, एक प्रथा है हमारे यहाँ पर आजकल, और यहाँ पर होती है, हम कह सकते हैं दाह संस्कार, या हम इसको अंतिम संस्कार भी कह सकते हैं। अंतिम संस्कार कह दो या हम दाह संस्कार कह दें तो एक ही बात है। सही दिख रहा है? उम्मीद कर रहा हूं एकदम साफ सुथरा दिख रहा होगा। देखिए, आपसे सीधा पूछेगा दाह संस्कार कितने प्रकार की थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये दाह संस्कार की जो प्रणाली है, ये इसके 3 प्रकार थे। इसके हमारे पास में 3 प्रकार हुआ करते थे। 3 प्रकार की ये दाह संस्कार प्रणाली होती थी। उस प्रणाली के अंदर एक तो आपका है आंशिक समाधान। आप दाह संस्कार शब्द नए यूज करते हो, वैसे कर भी सकते हो, इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, इसको समाधान क्रिया भी कहा जाता है। इसको समाधान क्रिया भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग दाह संस्कार के नाम से भी जान सकते हैं। दाह संस्कार या समाधान क्रिया एक ही बात है, यह अंतिम संस्कार से कनेक्टेड आपकी पूरी बात है। 3 प्रकार की होती थी ये क्रिया। एक क्रिया को जिस नाम से हम लोग जानते थे, तो वो हो जाएगा हमारा आंशिक समाधान। अंश का समाधान करना है, आंशिक समाधान। एक होता था पूर्ण समाधान। पूर्ण यानी पूर्ण समाधान जो आप देख रहे हो ना, इसको दाह संस्कार भी बोलते हैं, जलाने वाली प्रक्रिया, पूर्ण समाधान। और एक होता था कलश समाधान, बताया जाता है कलश समाधान। अब इसमें 3 अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग थ्योरी है, पर आप ये दिमाग में रखना, आंशिक समाधान को भी बोलते हैं कि इसको दफनाने की क्रिया को आंशिक समाधान के नाम से जाना जाता है। पूर्ण समाधान है जिसमें दाह किया जाता है, शरीर को जलाया जाता है। और कलश जो है, कहते हैं कि व्यक्ति को पहले दाह संस्कार करते हैं, फिर उसकी अस्थियों को कलश में डालते हैं, फिर उसको दफनाते हैं, इसको कलश समाधान बोलते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे पास में आंशिक समाधान, ये समाधान क्रिया है। हाँ, आगे बात है खोपड़ी में। ठीक है, समझ में आ रही है? आपकी भी समझ में आ गई होगी? समझ में आ रही है A to Z बातें? वेरी गुड। चलो, तो अब ये एक रिपीट कर लो। समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक। परिवार संयुक्त। सभ्यता शहरी। वर्ग कितने हैं हमारे पास? 4। पुरोहित, योद्धा, व्यापारी एंड आर्किटेक्चर, शिल्पकार। समाधान क्रिया या दाह संस्कार कितने प्रकार की है? 3 प्रकार के दाह संस्कार है। आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और साथ में कलश समाधान। तो इस तरह से आप देख रहे हो समाधान क्रिया अपने पास में होगी। अब जब भी हम किसी समाज के बारे में हम लोग जानते हैं, तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास बात जो होती है, वो होती है उन लोगों का खान पान। देखो कितना शानदार पहलू है। तो हम लोग देखेंगे सिंधुवासी जो लोग थे, उन सिंधुवासियों का आहार, खान पान और आहार, ये हम बिंदु देखने वाले हैं। फूड सिस्टम क्या है, क्या इनकी फूडिंग थी। चलो, तो अब इनके बारे में देखते हैं कि इनका फूड सिस्टम क्या रहता है। खान पान और आहार के अंदर एक बात मैं आपको कॉमन बात बता दूं, एक बड़ी कॉमन सी बात है कि खान पान में वो लोग शाकाहार भी थे प्लस मांसाहार भी थे। शाकाहार भी है और मांसाहार भी है, दोनों ही थे। वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। शाकाहारी से कैसे पता चलेगा? शाकाहारी है, चलो नॉर्मल बात है, शाकाहारी तो है भी, अनाज वगैरह, चावल का भूसा मिल रहा है, जौ के भूसा मिल रहा है, सबका पता चल गया। लेकिन मांसाहार का कैसे पता चला? मछली पकड़ने के कांटे, मगरमच्छ की हड्डियां और खाल हर घर के अंदर मिलना इस बात को साबित कर रहा है
कि वो लोग मांसाहार में भी रुचि अच्छी खासी रखा करते थे, बहुत ही बेहतरीन वाली रुचि रखा करते थे, तकड़ी वाली रुचि रखा करते थे। अरे टाबरों, समझ में आ रही है क्या बात? आ रही है? ठीक है। अब देखना यह है कि एक सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि उनका सबसे प्रिय अनाज कौन सा था। सबसे प्रिय अनाज उन लोगों का था वो जौ था। ये जौ आज भी इंपोर्टेड अनाजों में से एक है और पहले भी इंपोर्टेड अनाज में से जौ एक हुआ करता था। ये जौ अगले वैदिक काल में यव के नाम से जाना जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेड है। याद रखना है, गेहूं को ब्रीही बोला जाता था और चावल को अक्षत बोला जाता था। मोस्ट इंपोर्टेड है। वैदिक काल के अंदर ये फसलों के नाम बहुत ही आपके लिए इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं। याद रखना, यव किसको बोलते हैं? जौ को बोलते हैं। ब्रीही किसको बोलते हैं? ब्रीही बोला जाता है लाडलो गेहूं को। अक्षत किसको बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं चावल को। तो ये इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। प्रिय अनाज सबसे ज्यादा जिसको लाइक किया जाता है तो वो अनाज हमारा जौ है। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कि यदि वो शाकाहार थे तो किस प्रकार के अनाज को फॉलो किया करते थे। जैसा कि मैंने एक आपको बताया कि वो जौ उनको बड़ा प्रिय लगता था, गेहूं उनको अच्छा लगता था, मक्के के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अपने को गुजरात से बाजरा का भी अवशेष प्राप्त हो रहा है। रंगपुर गुजरात से बाजरे के प्रमाण मिल रहे हैं, बाजरे का अपने को अवशेष मिल रहे हैं। इसके अलावा शाकाहार के अंदर आपको बता दूं, तरबूज के अपने को अवशेष मिल रहे हैं। तरबूज के बीज वगैरह प्राप्त हुए हैं, तरबूज प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा तिल की जानकारी प्राप्त हो रही है और दाल वगैरह भी कहते हैं काम में लिया करते थे, दालों की भी जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो अपने पास में है, चावल के नाम मात्र अवशेष मिले हैं। चावल के भूसे की जानकारी अपने को गुजरात से प्राप्त हो रही है। तो चावल की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। हो सकता है चावल जैसी कोई और भी फसल हो, इसके अलावा एक फल के अंदर अनार के दाने के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, अनार के दानों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो शाकाहारी यदि थे तो वो लोग जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा, तरबूज, तिल, दाल, अनार, चावल का जो अवशेष है वह अपवादित बताया जाता है। चावल उन लोगों की कोई मुख्य फसल नहीं थी। लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई फसल है ना तो वो चावल है। पूरी दुनिया ही नहीं, आप एशिया महाद्वीप में देखोगे तो 92% लोग ऐसे हैं जो चावल का उपभोग करते हैं। एशिया महाद्वीप में देखते हैं। अब देखिए, यदि वो लोग मांसाहारी थे तो मांसाहार में वो लोग क्या खाया करते थे? मांसाहार के अंदर ये आप यहां पर देखोगे। देखो, ऐसा शिकार करते थे, या तो आपका कोई सामने वाला शिकार कर लेगा या फिर आप उसका शिकार कर लोगे। और शिकार करते थे, मगरमच्छ का शिकार किया करते थे। मगरमच्छ इतने खूंखार जीव का शिकार किया करते थे। भेड़ का शिकार किया करते थे, रिंकू बकरडी का शिकार किया करते थे। नींद आ रही है? मगरमच्छ, भेड़, बकरी, इन सब का शिकार किया जाता था। और मैं आपको बताऊं, सूअर का शिकार किया जाता था, बतख का भी कहते हैं कि शिकार किया जाता है। लेकिन क्या शिकार हो जाता है? शिकार के अंदर क्या पता चलता है? इसके अलावा हमें ऐसा उल्लेख मिलता है, मुर्गी का भी शिकार या मुर्गी का भी होता था। लेकिन मुर्गियों को लड़ाना उनका गेम भी था। याद रखना है, सिंधु वासियों का प्रिय खेल भी ऐसा है जिसमें मुर्गों की लड़ाई उनको बड़ा अच्छा लगता था। पासा खेलना भी इनका सबसे प्रिय खेल माना जाता है। लेकिन ये यदि खाते थे तो ये खाया करते थे। इसके अलावा मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। तो इससे स्पष्ट पता चल पा रहा है कि हाँ, मछलियां तो उस टाइम मछली जल की रानी है। उस टाइम ये मछलियों का भी प्रोग्राम ठीक ठाक बिठा दिया करते होंगे। चलो, हाँ, कविता आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। खान पान आहार आप यहां प्रॉपर देख पा रहे। इसके साथ साथ एक कॉमन बात मैं आपको और बताता हूं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो बात है हमारी ज्वेलरी से संबंधित बात है। ज्वेलरी अर्थात आप यूं कह सकते हो आभूषण। ज्वेलरी अर्थात आप कह सकते हो आभूषण कह सकते हो। क्या क्या ज्वेलरी वो पहनते होंगे? क्या पहली बात तो ये बतानी है, क्या वो लोग ज्वेलरी के
अच्छी लगती थी, उनको पहनते थे, और पहनती थी क्या, महिलाएं पहनती थी। चलो देख लेते हैं क्या ये बात इन दोनों में सत्य क्या है। देखो, ज्वेलरी में आपको बताऊं, महिला और पुरुष दोनों रुचिकर थे। महिला और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों पहनते थे। महिला और पुरुष दोनों पहनते थे। महिला और पुरुष दोनों ज्वेलरी पहना करते थे। आभूषण के अंदर बात है। अच्छा, अब ज्वेलरी बहुत सारी मिली है, लेकिन कई बार यह कंफर्म नहीं हो पाता है कि वो ज्वेलरी कौन महिलाएं पहन रही है या उन ज्वेलरी को पुरुष पहन रहे हैं। अब जैसे आपके पास में कड़ा है, अब कड़े से आप क्या आंकलन करोगे। अब कड़ा आपने भी पहन रखा है और मैंने आज नहीं पहन रखा, बाकी मेरे पास कड़ा है, मैं पहनता हूं कड़ा। अब वही सेम का सेम कड़ा आप भी पहन रहे हो और मैं भी पहन रहा हूं। अब ये तो पुरुष का भी हो गया और महिलाओं का भी हो गया, तो दोनों चल रहे हैं ना। बाजूबंद, आप देखो रामायण महाभारत के सीरियल आपने देखे, यहां पहना होता है बुजबंद बोलते हैं, बाजूबंद बोलते हैं। यहाँ हनुमान जी के पहना होता है बाजूबंद, यहां देखो आपने पहना होता है। अब अपने यहां, अब आपने तो नहीं पहन रखे, लेकिन क्या शादी विवाह में तो पहनते ही हैं, पहन लेते हैं शादी विवाह में, तो दोनों में चलता है कुछ। अब जैसे मान लो कानों में लौंग पहनते हैं, आप भी पहन सकते हो, मैं भी पहन, पुरुष भी पहनते हैं, महिला भी पहनती है। बालियां हैं बहुत सारे, पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी पहनती हैं, दोनों पहन सकते हैं। तो देखो कुछ अवशेष है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कंठहार एक ज्वेलरी है, कंठ हार। अब आपसे पूछेगा कंठहार, अब निम्न में से कंठहार क्या है। ज्वेलरी है, कंठों में पहनने वाला हार कंठहार। इसके अलावा बुजबंद बोल दो या बाजूबंद बोल दो, बुजबंद बोल दो, बाजूबंद बोल दो। कणकती, ये कणकती क्या होता है, कणकती कमर पे पहना जाता है। पुराने जमाने में क्या, जैसे डीजे डजत होते नहीं थे, जैसे कोई बोले डीजे वाले बाबू डीजे बजा दो, आजकल तो लगा दिया डीजे और नाचने लग गए, धमक 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 डिचक डिचक चल गया, चलो ठीक है नाच लिया कूद लिया। लेकिन उस टाइम में पहले क्या होता था, जैसे मान लो जो भी नचार आपके बीच में आया हुआ है या नाचने वाला जो भी आपके पास आया हुआ है, एक तो उसके पैर में घुंघरू बांधा जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो जो उसके मूवमेंट चल रहे हैं ना, पैरों की मूवमेंट चल रहे हैं, तो छमक 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 साथ में चलना चाहिए। अब क्या होता है, जब आदमी नाचता है ना, तो नाचते टाइम में उसका हर एक बॉडी पार्ट है वो बेचारा मूवमेंट करता है। कमर भी यहां से हिलती रहती है, पैर भी हिलते रहते हैं। तो कमर जब हिलती है ना, तो कमर के ऊपर क्या है, ये कणकती लगती थी, छमक 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 छमक। आजकल तो बेस के अंदर कुछ भी खनका लो, कुछ ही नहीं पता चलता है, लेकिन पहले के टाइम में कमर के ऊपर कणकती बांध दी, तो मतलब जैसे ही कोई मूवमेंट कमर पे आया है ना, तो वह कमर वहां खाली नहीं रहेगी, वहां बजेगी, मतलब खनक खनक करेगी। और एडी मार के नाचेगा तो झमक झमक वो चलता रहेगा। हाथों से कोई मूवमेंट होगा तो हाथों में घुंघरू बांध के काम होता था। तो इसलिए ये कणकती एक तकड़ा आभूषण है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का काम करता है ये। यानी हमारे पहले वाले जो आभूषण कई होते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी काम किया करते थे। तो इनका तो ये वाला सीन यहां पर हुआ करता था। कंठहार है, बुजबंद है, कणकती है, कणकती के अलावा कड़ा प्राप्त हुआ है। अब कड़े से क्या पता चलता है, कड़ा तो किसका भी हो सकता है, कड़े से क्या पता चलता है अपने को, तो इससे क्या पता चलता है। लेकिन एक आभूषण है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मेखला, ये कहां का आभूषण है, मेखला एक हंसली है। तो ये तो है प्रमुख आभूषण, लेकिन कुछ आभूषण ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको स्पेशल ये पता होना चाहिए कि ये आभूषण आपको कहां से प्राप्त हुआ है। जैसे एक आभूषण है 6 लड़ी का हार, एक आभूषण है 6 लड़ी का हार। ये इतना इंपॉर्टेंट है 6 लड़ी का हार कि बार बार पेपर में पूछा गया है। और यह 6 लड़ी का हार अपने को जहां से प्राप्त होता है वो मोहनजोदड़ो नाम की जगह है, यहां से अपने को यह आभूषण प्राप्त होता है। 6 लड़ी का हार किया कैसे होता है, 6 लड़ी का हार बताओ। देखो जैसे कोई हार है आपके पास, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने कुछ बनाया है, बताओ रिंकू क्या है ये, हाँ दिल नहीं है, ये पीपल का पत्ता है। यहां इसकी कुंडी लग गई कुंडी। अब इस कुंडी लगने के बाद आप देखो इसमें लड़ी लगानी है आपको, 1 2 3 4 5 और 6 लगाओ, 1 2 3 4 5 6, या गांठ लगा दो, लगा दी, ठीक है। अब इसमें धागे बांध दो पीछे। अब आप इसको जिसको पहनाना है उसको आप पहना सकते हो, 6 लड़ी का हार आपका रेडी है। अब आपकी इच्छा होती लड़ी लगाओ ना, कौन मना कर रहा है, कितनी मर्जी लड़ी लगाओ, इसमें दिक्कत कहां आ रही है।
आराम से लगाओ, 6 लगाओ, 8 लगाओ, 20 लगाओ, लेकिन 6 लड़ी का हार कहां से प्राप्त होता है? 6 लड़ी का हार जो है वो अपने को मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। देखो, इसके अलावा कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से ही अपने को कंगन प्राप्त हुए हैं, अलग से स्पेशल तांबे के कंगन प्राप्त हुए हैं। तो ये कंगन जो प्राप्त हुए हैं ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। यहां से अपने को कंगन प्राप्त हो गए भैया, मोहनजोदड़ो से कंगन प्राप्त हो गया। कुछ और भी अपने पास में है, दर्पण वगैरह मिले हैं, तो वो आभूषण में नहीं आते हैं, दर्पण नहीं आएगा। देखो, कॉर्निलियन का वो एक बनता था उस टाइम, एक कृत्रिम आइटम बनाया जाता था, उसको आप यूं कह सकते हो, कॉर्निलियन का हार बोल सकते हो। ये जो हार है ये भी अपने को मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हो रहा है, यानी मोहनजोदड़ो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मेहरगढ़ से कोई जानकारी प्राप्त होती है, कोई आप में से बता सकता है तो बता दो मुझे, कोई मोहनजोदड़ो के अलावा मेहरगढ़ से कोई जानकारी प्राप्त होती है? बहुत काम की चीज है, ज्यादा तो काम की नहीं है, वहां से भी कंगन वगैरह ही प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से ही। तो ये मेहरगढ़ है और मोहनजोदड़ो आभूषण के लिए खास करके है। लेकिन संस्कृति के ज्यादा जो आइटम मिले हैं जिसके अंदर ज्यादा श्रृंगार वगैरह हो, वो अपने को मोहनजोदड़ो से नहीं है, वो अपने को प्राप्त हुए हैं तो चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलो श्रृंगार के ऊपर बातचीत करते हैं। ये देखो आपकी खोपड़ी में आ गया होगा, इसको देखो, आराम से देख सकते हो आप, आराम से इसको विजिट कर लो। कहीं कोई दिक्कत लग रही है, किसी प्रकार का आपको इश्यू लग रहा है तो फटाफट से इसको देख लो। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप इसका ले सकते हो, कहाँ दिक्कत है इसमें, ले लो भले। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, आप कह सकते हो वो जो मेहरगढ़ की मैं बात कर रहा था, कंगन लिख देता हूं, दिमाग में ना रह जाए कि बोल दिया लिखा नहीं। कंगन प्राप्त हुआ है, नारी का होता है तो आप इसको नारी कंगन बोल दो, आ लो, एक ही बात है, नारी कंगन। अब लो जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं श्रृंगार पर। आभूषण हो गए, आभूषण के बाद हम लोग आते हैं श्रृंगार के ऊपर। मैं सज धज के रहूं तेरे लिए, मुझे सजना है सजना के लिए, सजना ही पड़ेगा भाई, बिना सजे कैसे पार पड़ती है। जितना अच्छा दिखोगे उतनी आकर्षक रहोगे, आकर्षक रहोगे तो आप ज्यादा थोड़े लंबे प्रभावशाली रहोगे। देखो एक जगह है और उस जगह का नाम है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो नाम की जगह ये पड़ती है पाकिस्तान में। इस चहुंदड़ो को कहा जाता है जुंकर जांकर संस्कृति, इसको बोलते हैं जुंकर जांकर संस्कृति, जुंकर जांकर संस्कृति। इसको जुंकर जांकर संस्कृति वाला स्थान चहुंदड़ो को माना जाता है। सिंधु नदी किनारे स्थित है। दुर्गों की जानकारी यहां चहुंदड़ो से मिलती नहीं है। अब देखो चहुंदड़ो से मिला क्या है। चहुंदड़ो से आपको मिलती है यहां पर श्रृंगार पेटी, मतलब कोई बेचारी कोई थी, कोई महिला कोई होगी, उसकी पेटी आता गई, श्रृंगार पेटी, मेकअप बॉक्स कह सकते हो। हमने खोला, हमें ऐसे तो नहीं पता चलता इसके अंदर क्या क्या होगा। जैसे ही खोला तो खोलते ही निकला सबसे पहले दर्पण है। दर्पण का मतलब मुन्ना शीशा नहीं होता, शीशा नहीं होता है दर्पण का मतलब। शीशे से दर्पण बन सकता है पर दर्पण का मतलब कभी शीशा नहीं होता। दर्पण का मतलब वो होता है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब दे सकते हो। कई बार आप थाली में भी अपना थोबड़ा देख लेते हो, दिख जाता है आराम से, तो वो दर्पण का काम कर रहे हैं। तो ये दर्पण जो प्राप्त हुआ है, ये दर्पण तांबे का प्राप्त हुआ है। उसके ऊपर निकल की पॉलिश होती थी, निकल की पॉलिश करके तांबे के प्लेट के ऊपर उससे थोबड़ा उस टाइम देखा करते थे। तो ये श्रृंगार पेटी में मिला है। इसके अलावा मिला है सलाइका उत्थारी। सलाइका क्या होता है? सलाइका होता है आंखों में काजल डालने की डंडी का होती है। आंखों में काजल, यानी सपना चौधरी तो आंखें हम काजल अब डालने लगी है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है व्यवस्था, तेरी आंख्या का वो काजल है। एक काजल कुजल की व्यवस्था सिंधु वासियों ने छोड़ दी है डाल के। तांबे की डंडी का है, तांबे की सलाइका है। अरे आजकल तो प्लास्टिक की चल गई है, रबड़ की आती है, पहले तांबे की है। उसके ऊपर कॉटन लगाते थे, कॉटन लपेटकर फिर काजल में लपेटकर ऐसे फिर आंखों में से आराम से डाला करते थे। अरे अपना दौर आ देखो, हमारे तो
माताजी बुला के पास बुलाती थी, उंगली को पहले से ही काली करके रखती थी। आजा बेटा आजा, कितना सुंदर लग रहा है, इधर आ। आए, मुंह पकड़ा और मुंह पकड़ते ही आंख को दूसरे हाथ से फाड़ी, ऐसे आंख में डाला, यहाँ एक टिक्का लगाया, जा भाग जा। ऐसे तो काजल डाले जाते थे, आजकल बच्चों के साथ ऐसे अत्याचार होते ही नहीं है। ऐसे और बोलते तो बेटा आंख मत रगड़ना, आंख काली हो जाएगी, मुंह काला हो जाएगा, फिर दोबारा आंख में काजल डाल देंगे। रगड़ते डरते हुए आंख से आंसू भी नहीं आते थे, कारण क्योंकि वो बहुत बुरा सीन लगता था कि यार आंखों में काजल डाल दिया गया, आंख काली हो जाएगी तो फिर दोबारा डलवाना पड़ेगा काजल। सलाइका, सलाइका के बाद थोड़ा सा सीन और गंभीर होता है, अपने को यहां पर प्राप्त होती है होस्ट है डंडिका। कहीं आज की लड़कियों को या नारियों को इस बात का गर्व होगा, हाँ लिपस्टिक लगावा में हम लिपस्टिक लगाते हैं, ये बहम निकाल देना। सिंधु वासियों ने ऐसे कारनामे कर करके छोड़ दिए, यानी होठ रंगने वाली जो परंपरा है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। इसका सबसे पुराना प्रमाण अपने को चौंदड़ों से प्राप्त होता है। मतलब चक्रा चक्री जो होते हैं ना घुमाने वाला, जो उसके अंदर प्रोडक्ट क्या होता था वो तो नहीं मिला है, पर भैया श्रृंगार पेटी में घुमाने वाला प्रोडक्ट मिला है तो वो पक्की बात है, वो होस्ट डंडी का ही है। यानी होठ चौपड़ने वाली परंपरा पहले से भी थी, आज की नई नहीं है। दर्पण मिला है, सलाइका मिली है, होस्ट डंडिका मिली है भैया। इसके अलावा सीप के मणके प्राप्त हुए हैं। सीप के मणके, सीप के मणकों का मतलब क्या है? सीप, अलार्म बाज क्यों गए? 10:30 हो गया, देखिए। सीप के मणकों का मतलब क्या है? सीप के मणकों, सीप एक जीव है और जीव मोती बनते हैं उससे, बढ़िया मोती बनते हैं और उससे मोती निकाले जाते हैं, उसके अंदर छेद कर करके मणके बनाकर माला बनाई जाती थी। यानी मणके बनाने का कारखाना भी, वैसे तो आगे बात करेंगे चौंदड़ों के ऊपर, लेकिन ये इतनी बात तो आपकी यहाँ पर करनी पड़ती है। हाँ हो गया, चलो तो आगे चलूं। चौंदड़ो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो के ऊपर बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो देखो भैया, मोहनजोदड़ो भी तो आपको पता ही है खास इंपॉर्टेंट स्थानों में से एक है। यहां पर भी अपने को दर्पण प्राप्त हुआ है। दर्पण उस टाइम तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की एक खास बात है, तांबे की जानकारी ज्यादा मिलती है, ताम्र युगीन सभ्यता बोलते हैं। दर्पण के अपने को अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से भी अपने को एक सलाइका भी वगैरह मिली है, यहां पर भी एक श्रृंगार पेटी बताते हैं मिली है, और कंगा भी प्राप्त हुआ है। वो भी किसका? तांबे का कंगा प्राप्त हुआ है, वो मोहनजोदड़ो से। यानी कि कमजोर तो ये भी नहीं थे भैया, इन ज्ञान तो इनको भी पूरा था, ठीक है। पर मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा कल्चर से जुड़ी हुई संस्कृति थी वो चौंदड़ो थी, इसलिए अधिकांश जो सांग सूंग निकाल के रखते हैं ना, कहीं माड़ा मुड़ा डाल के, मतलब या फरिया फरिया टांग के, ऐसे लोगों को झुंकर झांकर संस्कृति, आजकल तो वैसे नृत्य नृत्य के अंदर चलता है, या कोई मान लो किसी प्रकार का कार्यक्रम वगैरह होता है, या ब्याह शादी में कई देर थोड़ी देर के लिए तैयार होते हैं, उसके अंदर आजकल तैयार भी होने का, पहले क्या है जैसे प्रॉपर एक सिस्टम था, महिलाएं पैतृक वेशभूषा पहनती थी, घाघरा, मतलब जो भी उनका सिस्टम होता है पूरा A to Z, वो पूरी ड्रेस बेस पूरा पहनती थी। आजकल छोरियां नीचे जींस पहन लेती, ऊपर घाघरा पहन के आ जाती है ब्याह शादी के अंदर। ये परंपराएं चल रही है, मतलब 3 मिनट में दुल्हन रेडीमेड हो जाती है। मतलब जींस के अंदर छोरी आती है, एडिडास की टी शर्ट पहन के, लेवेज की पैंट पहन के आती है, बाहर से तैयार होकर आती है। घाघरा ही मतलब आजकल के बटन वाले घाघरे आ गए, तो ये बहुत रेडीमेड काम हो गया है। पहले तो दुल्हन को तैयार करने का मतलब होता था जैसे, मतलब दुल्हन को बिठाई और 2-2.5 घंटे लगते थे, आजकल 3 मिनट में रेडीमेड दुल्हन मिल जाती है। तो ये काम आजकल बहुत अलग हो गए। तो झुंकर झांकर संस्कृति इसी को बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा संस्कृति दिखाई जाती है, मतलब आभूषण दिखाए जाते हैं बहुत ज्यादा, उसको झुंकर झांकर संस्कृति बोली जाती है। हो गया, अलो ये तो हो गया श्रृंगार वगैरह को बात। हाँ भैया, अब खेल को लेकर अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उन लोगों का फेमस गेम कौन सा था, कौन सी वो गेमिंग किया करते थे, क्या क्या उनके खास गेम होते थे। हाँ, गेम तो यही करता, क्रिकेट नहीं चलता था, वॉलीबॉल नहीं चलता था ना, और भी जूडो जाडो कुछ गेम नहीं थे। देखो मैं बताता हूं आपको, सबसे प्रिय गेम कौन सा है। देखो आप, उस टाइम सबसे प्रिय खेल पकड़म पकड़ाई ना, सबसे प्रिय खेल उनका पासा। सबसे प्रिय खेल यदि उनका था तो पासा। पासा जानो?
पासा, पासा वो पटकने वाला, गोल गोल घुमा घुमा के पटकते हैं ना, उनको पासा बोलते हैं। एक और उनका खेल है जो इनका अन्य खेल माना जाता है, लेकिन वो भी टॉप ट्रेंडिंग खेल था उस समय का, मुर्गी की लड़ाई। पक पक पकाओ पकाओ, वो खेलते रहते थे, मुर्गी की लड़ाई चलती रहती थी, और उन लोगों को मुर्गी की लड़ाई लड़ाने से बड़ा गजब का मजा आता था। लड़ाते रहते थे मुर्गों को भयंकर तरीके से, लड़ा लड़ा के उनको देखते रहते कि हाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है बढ़िया हो रहा है। इसके अलावा अपने को जानकारी प्राप्त होती है मिट्टी के खिलौने की। मिट्टी के खिलौने, खिलौने किस काम आते हैं? खेलने के तो काम आते हैं। अब जैसे अभी आप जयपुर में हो, आजकल तो क्या बच्चों के गेमिंग वो सिस्टम अलग होगी। जब से मोबाइल आया है, टैब आ गए, आजकल बच्चे तो क्या है उसी में खेलते रहते हैं। दूसरी जब से ये रील्स बनने लगी है ना, तब से बच्चों ने गेम खेलने छोड़ दिए, वे रील देखते रहते हैं आंगली मार मार के, मार मार के। अब जैसे हम जिस दौर के थे, हमारा जिस दौर था उस टाइम क्या होता था, देखो छोटे छोटे ट्रैक्टर आया करते थे, लोहे के ट्रैक्टर आते थे, 20-30 रुपए के आते थे, उसमें स्टेयरिंग और लगा हुआ होता था। छोटी सी ट्रॉली आया करती थी, हम वो ट्रॉली लेकर घुमा करते थे, छोटे छोटे ट्रैक्टर आते थे। 10 रुपए में भी ट्रैक्टर आता था, उसकी ट्रॉली अटैच होती थी, ट्रॉली अलग नहीं हो सकती थी, उसका ना हैंडल होता था, वो लक्कड़ का सीधा ही चलता था ट्रैक्टर। मोड़ना है तो आप जबरदस्ती मोड़ना पड़ेगा, उसमें स्टेयरिंग नहीं है। खेलते थे। और मान लो कोई बच्चे नहीं होते उनके, वो तो ईंट लेके खेलते रहते, ईंट से ही घूमते रहते। अब मान लो और क्रिएटिविटी वाला बालक है, उसको लगता है ना तेरा खिलौना तो खुद तैयार करेगा, वो गली में से चप्पल उठा के लाता। अब भैया चप्पल से वो टायर बनाता, पहले तो वो मतलब जेक की कंपनी घर पे ही होती थी, टायर बनाने वाली, एमआरएफ का टायर बना देता काट के। फिर वो कोई डंडे डंडे ढूंढ के लाता, लकड़ लाता ढूंढ के, उसकी गाड़ी बनाता, टायर उसमें अलग अलग बांध बांध की शेप देता, उसके टायर के कट बनाता, और भैया उसमें धागे से वो स्टीयरिंग बना देता। तो उस टाइम बचपन के अंदर ऐसी ऐसी गाड़ियां, लोग चप्पलों से गाड़ियां बना देते थे। एक्स्ट्रा टायर भी रखता था, कोई टायर डैमेज हो जाए, कोई फटफटा जाए तो एक्स्ट्रा टायर रखता था, वो निकाला और दूसरा वहां डाल दिया। डबल टायर वाली गाड़ियां होती थी। तो ये बचपन के खेल होते थे। तो जैसे गोगा जी जैसे देवता हैं, जैसे हनुमानगढ़ साइड में, तो वहां मिट्टी के घोड़े चलते हैं काफी ज्यादा। तो वो घोड़े वैसे तो ले लेते हैं, 9-11 घोड़े ले लेते हैं, लेकिन जब वो गोगा नवमी निकल जाती है तो घोड़े बच्चे खेलते रहते हैं उन घोड़ों से। तो वहां और भी घोड़े मिलते, कपड़े घोड़े मिलते हैं, तो देवताओं के वो बच्चे खेल लेते हैं घोड़ों से। तो खिलौने का क्रेज था, खिलौना चला करता था। धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया का जमाना आ गया, ये सब बढ़ गए। हाँ, अपने तो ठीक ठाक बीत गए हैं, अपने तो नहीं है, लेकिन जो अब जो जनरेशन चल रही है ना, ये हाइब्रिड जनरेशन, इनका काम खतरनाक है। खिलौने को मतलब ही नहीं है कोई इनको। खिलौने, मिट्टी के खिलौने कहां से प्राप्त हुए? देखो, एक जगह पड़ती है अल्लादीनो के नाम से, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अल्लादीनो, और एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कालीबंगा। इन दो जगहों से अपने को मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। एनसीईआरटी में इस बात का उल्लेख किया गया है, अल्लादीनो से, इन जगह से अपने को प्राप्त होते हैं। और तो कुछ ज्यादा यहाँ पर कुछ खास है नहीं। और बताऊं आपको, तो एक तकड़ी बात बताता हूं, आपकी बड़ी गजब की बात है। हाँ, स्टेडियम मिले हैं। अब स्टेडियम होंगे, जब कोई स्टेडियम भी कह सकते हो आप, स्टेडियम को खेल मैदान भी कह सकते हो, स्टेडियम भी बोल दो, खेल मैदान भी बोल दो, एक ही बात। इसमें कहां दिक्कत है? मुझे तो इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की लगती नहीं है। स्टेडियम और खेल मैदान दोनों की जानकारी जहां से प्राप्त होती है, एक गुजरात में एक गांव पड़ता है जिसको कुरण गांव के नाम से जाना जाता है। गुजरात के अंदर एक गांव पड़ता है जिसको हम लोग कुरण गांव के नाम से जानते हैं। ये जो जगह है आपके गुजरात में पड़ती है। एक आपकी जगह है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से अपने को जानकारी जो प्राप्त होती है, ये जानकारी अपने को मिलती है भैया स्टेडियम की। दो जगह गुजरात में भी कुरण गांव से स्टेडियम की जानकारी प्राप्त हो गई, और ये भी अपने को देखो आपके पास स्टेडियम की खूब सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है, और आपके पास बढ़िया जानकारी प्राप्त हो गई है। मुझे लगता नहीं है किसी प्रकार की इसके अंदर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। यदि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहाँ अच्छे से बता सकते हो, बढ़िया तरीके से। देखो कोई है तो बताओ कोई। एक बड़ा पार्ट जो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हमने इसमें पूरा करने की कोशिश की है, और ऑलमोस्ट हमने इसको पूरा कर भी लिया है। अब वो बिंदु है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, और सबसे ज्यादा बार पेपर के अंदर हमारा दिमाग भी खराब होता है बहुत तगड़े तरीके से। तो जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो वास्तव में खोपड़ी हिल जाती है पूरी उन क्वेश्चन से। जैसे कि क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति है, छाप लिया होगा इसको,
लो स्क्रीनशॉट मार लिया इसका आराम से, और स्क्रीनशॉट मार, ठीक है कोई बात नहीं, जिसको स्क्रीनशॉट मारना है वो स्क्रीनशॉट मार लेगा, जिसको स्क्रीनशॉट नहीं मारना है वो स्क्रीनशॉट नहीं मारेगा, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी कोई हड़बड़ाहट नहीं है अपने को। देखो हाँ, क्या इससे संबंधित क्वेश्चन आगे मिलेंगे, आप चिंता न करो, क्वेश्चन भी आपको खूब सारे क्वेश्चन इसके अंदर दिए जाएंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। अब हमारा एक पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम है नगर नियोजन, नगर नियोजन प्रणाली, आप इसको कह सकते हैं सिटी सिविलाइजेशन सिस्टम, सिटी सिविलाइजेशन सिस्टम, नगर नियोजन प्रणाली, या आप यूं कहो सिटी सिविलाइजेशन सिस्टम एक ही बात है। अधिकांशतः आपको देखना है, जैसे आप कोई भी जगह देखते हो, नगर मुख्यतः दो भागों में थे, नगर मुख्यतः दो भागों में थे, नगर मुख्यतः दो भागों में थे, यानी लगभग नगर है ना वो दो भागों में हुआ करते थे। एक होता था बोलते हैं जहां पर कोई हाई प्रोफाइल लोग रहते थे, जिसको बोलते थे उच्च स्तर का निवास, जहां पर उच्च स्तर के लोग निवास करते थे, एक तो ये होता था, और एक होता था निम्न स्तर का निवास, जो सामान्य लोग हैं निम्न स्तर का निवास हुआ करता था, और एक उच्च स्तर का निवास हुआ करता था। उच्च स्तर के अंदर जो लोग रहते थे ना, जैसे कि पुरोहित है, योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं, करोड़पति आदमी हैं, उच्च स्तर के जो लोग हैं वो जो रहेंगे वो दुर्ग के अंदर रहेंगे, दुर्ग में रहेंगे वो लोग, यानी दुर्गों के अंदर निवास करेंगे, दुर्ग के अंदर निवास है या दुर्गों में निवास, दुर्गों में उन लोगों का निवास है, दुर्ग के अंदर निवास करेंगे। लेकिन निम्न स्तर के जो लोग हैं ना, वो दुर्ग का जो निचला भाग है, आसपास का जो इलाका है, दुर्ग के निचले भाग में, नदी के किनारे निचले भाग में रहेंगे, जो किसान है, खेतीबाड़ी करते हैं, कोई नॉर्मल कार्य करते हैं जिनसे उनकी जीविका चलती है, वो सारा कार्य यहां पर करेंगे। क्यों, आनंद आ रही होगी, आ रही हो खोपड़ी में, बस तो फिर काय टेंशन लेनी है अपने होते हुए। परकोटा भी रखते थे उस टाइम, दोहरा परकोटा भी होता था, दोहरा परकोटा होता था, दोहरा परकोटा होता था। परकोटा तो दुर्ग के अंदर होता है, किस लिए होता है, आज के टाइम परकोटा दुर्ग में होता है ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण वगैरह हो तो उसमें सुरक्षा कर दी जाए। देखो उस टाइम दोहरा परकोटा होने की खास वजह क्या है। एक तो सिंगल परकोटा होता है, मैं पहले दोनों परकोटों की बात बता दूं आपको। एकल परकोटा भी होता था, एकल परकोटा, एकल परकोटा होता था। एकल परकोटा होता था सिर्फ चोरी को रोकने के लिए, यानी उस टाइम भी चोर हुआ करते थे, चोरी रोकने के लिए उस टाइम एकल परकोटा होता ताकि कोई भी घरों में या दुर्ग वगैरह में चोरी ना हो जाए। दोहरा परकोटा देखो कई बार क्या, लगभग सभ्यता नदी किनारे, एक डबल परकोटा है, नगर के बाहर एक और परकोटा, ताकि नदियों का पानी, बाढ़ वगैरह का पानी अंदर से नहीं आए। दोहरा परकोटा का उद्देश्य था बाढ़ से सुरक्षा से, यानी बाढ़ से सुरक्षा पाना है तो उनके लिए वो दोहरा परकोटा रखते थे, और चोरी रोकने के लिए अंदर का परकोटा काम आता था। एक दरवाजा होगा, अंदर नगर होगा, नगर निचला नगर भी होगा और उचला भी नगर होगा, इस तरह से। लेकिन एक अपवाद है, अपने पास एक अपवाद है, और मेरे पास तो अपवाद कुछ ज्यादा ही है कि नहीं, है ना। हाँ, इस कौन सी आ रही है देखो आप, नोट लगा के एक बात लिखनी है। एक धोलावीरा नाम की एक जगह है लाडलो, धोलावीरा नाम की एक जगह है, यानी लगभग जो नगर हैं ये सारे नगर कितने भागों में हैं, दो भागों में बंटे हुए हैं। लेकिन ये धोलावीरा जो था वो 3 भागों में बंटा हुआ था, ये 3 भागों में था।
मैं कह रहा हूं ना, अपवाद हर जगह होते हैं, हर जगह अपवाद पाए जाते हैं, हर एक प्रणाली के अंदर अपवाद पाए जाते हैं, लेकिन सिस्टम अपना है कि अपने को समझना है कि कहाँ किस स्तर पर अपवाद पाए जाते हैं, उनको उसी तरीके से यहाँ अपने को देखना पड़ता है। धोलावीरा नाम की जगह आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जैसे और देखें अपने जैसे कि चहुंदड़ो नाम की जगह है। अब मैंने कहा परकोटा वगैरह है, अब उसमें एक जगह है आप देखोगे चहुंदड़ो। अब आप चहुंदड़ो देखो, चहुंदड़ो में दुर्ग है ही नहीं। परकोटा कहा, मैंने कहा दुर्ग है वगैरह वगैरह, बहुत सारे अपवाद है। मैंने कहा अपवाद हर जगह होते हैं, नहीं हो तो बता दो, रिंकू नहीं होते अपवाद क्या है ना, बस। तो फिर चहुंदड़ो, अब चहुंदड़ो में क्या है, चहुंदड़ो में दुर्ग ही नहीं है, यहां दुर्गों का अभाव है, चहुंदड़ो में दुर्गों का अभाव है। क्या सर ऐसी कुछ जगह नहीं है जहां दुर्ग में लोग रह रहे हैं और दुर्ग के आसपास ही ऊपरी भाग में नगर के अंदर सामान्य जनता वहां पर रह रही है? ऐसा भी कोई उदाहरण अपने पास में होगा, है ना? इसका नाम लोथल है। लो जी, इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता। यानी एक ही प्रकोष्ठ में दोनों स्तर के लोग रहते हैं, एक ही परकोटे में, एक ही परकोटे में, एक ही परकोटे में दोनों स्तर के लोग रहते हैं, दोनों स्तर के लोग रहते हैं, एक ही परकोटे के अंदर रहते हैं। तो ये लोथल के अंदर उदाहरण मिलता है अपने को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है बात। हाँ तो लो, ये आपके कुछ अपवाद हैं, आपके अपवाद सामने हैं। तो नगर नियोजन प्रणाली जो आप देख रहे हो, इस प्रकार के वो दुर्ग वगैरह बनाया करते थे, इस प्रकार के उनके सिस्टम होते थे। ये कुछ जैसे कॉमन बात तो सारी ये है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ ये अपवाद है, ये अपवाद आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो फटाफट मार सकते हो। कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप मेरे से यहां पर पूछ लो, वरना नहीं आ रही है तो फिर अपने आगे यहां पर चलेंगे। सड़क, हाँ बताऊंगा ना, सड़क की बात करेंगे। लो तो सड़क की बात मैं अभी कर देता हूं बराबर। देखो, सड़क व्यवस्था के ऊपर चर्चा करनी है, बिल्कुल करनी है भाई। सड़क को किसे छोड़ देंगे, सड़क व्यवस्था को 1% नहीं छोड़ेंगे। देखो, उन लोगों की सड़क प्रणाली आ लियो। अब तो राजी हो, साथ के साथ ही बात कर लूं, सड़क प्रणाली की बात कर लेते हैं। सड़क प्रणाली के ऊपर जब भी आप लोग यहां पर चर्चा करोगे तो सड़कें उन लोगों की समकोण पर काटती थी, उन लोगों की सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी सड़कें, सारी सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। अब जो नगर बसा हुआ है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। अब एक क्वेश्चन यहां पर पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन यह पूछा गया था कि ऑक्सफोर्ड पद्धति क्या है। अब ऑक्सफोर्ड पद्धति के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, ऑक्सफोर्ड पद्धति, तो लाडले विद्यार्थियों एक मिनट, ऑक्सफोर्ड पद्धति जो होती है वो यहां भवनों के अंदर होती है, सॉरी सड़कों के अंदर होती है। आपस में कोई सड़क है, चौराहा काटा जा रहा है, काली बंगा वाली सड़कें, तो वो ऑक्सफोर्ड पद्धति के अंदर ही है। यानी इंग्लिश के अंदर आप इस सिस्टम को, सड़क प्रणाली को यदि आप नाम दोगे ना, तो इसको आप बोलोगे ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम बोल दोगे। और इसी ग्रिड सिस्टम को यदि हम लोग वैज्ञानिक रूप से देखें तो इसको ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से जानेंगे। ये ऑक्सफोर्ड पद्धति आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हो, ग्रिड सिस्टम हो गया, ऑक्सफोर्ड पद्धति हो गई। तो ये सारी हमारे यहां पर सामान्यतः इसके लिए भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इसको हम जाल तंत्र भी बोल सकते हैं या इसको जाल पद्धति भी बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपसे पूछे, मुख्य जो मार्ग हुआ करते थे, एक तो मुख्य मार्ग है और एक अंदर की गलियां हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि ज्यादातर भवन ऐसे हुए हैं, ज्यादातर नगर ऐसे थे जिनके अंदर मुख्य मार्ग पर तो कोई दरवाजा खुलता ही नहीं था, अंदर सिस्टम था, मतलब चंडीगढ़ की तरह डेवलप था। मुख्य मार्ग की जो सड़कें थी ना, ये लगभग 9 से लेकर 34 फीट तक की इनकी चौड़ाई हुआ करती थी, एक आध जगह पर ज्यादा मिलती है।
तो 9 फीट से लेकर 34 फीट तक चौड़ाई चलती थी। अरे गलियां जो आप यहां पर देख रहे हो लाडले बच्चों, गलियां जो है यहां पर आपकी 1 मीटर से लेकर ये 2.2 मीटर तक इनकी दोनों की चौड़ाई हुआ करती थी। ये बात आपको याद रखनी है। चौड़ाई को लेकर यदि कोई बात है तो इस प्रकार की चौड़ाई से संबंधित बातें हैं। तो आप देख लो, क्लियर है आपके सामने। मुझे लगता नहीं किसी प्रकार का कोई डाउट यहां पर होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको लग रहा है तो आप मेरे से तुरंत प्रभाव से यहां पर पूछ सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपवाद हर जगह होते हैं। जैसे कि आपका बनवाली नाम की एक जगह पड़ती है, कहाँ? हरियाणा में। कल बताया था ना, बनवाली नाम की सभ्यता असल कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। इसमें फिर एक अपवाद है, और अपवाद जो होता है उस अपवाद को नोट करके लिखना पड़ता है, और वो अपवाद है हमारा बनवाली। यानी बनवाली नाम की जगह लगभग सारी जगह पर आपको समकोण पर काटने वाली सड़कें वगैरह आपको प्राप्त होगी, सड़कें खूब आपको यहां पर मिलेगी। लेकिन बनवाली नाम की जो जगह है यहां पर आपको तारांकित पद्धति की सड़कें मिलेगी। तारांकित पद्धति की सड़कें प्राप्त होती है, मतलब क्रॉस के अंदर यहां पर सड़कें प्राप्त होती है। स्टार की आकृति में अपने को यहां सड़कें प्राप्त होती है। इस तरह से तारांकित पद्धति के अंदर आपको यहां सड़कें यहां मिलेगी। ये हमारे का रोड सिस्टम था, उस टाइम का सड़क प्रणाली वगैरह हुआ करती थी। क्वेश्चन वगैरह इसके ज्यादा आए हुए हैं, इसके क्वेश्चन खूब आ रखे हैं आपके गजब तरीके से। अब आप देखो, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पशुपालन। पशुपालन उस टाइम कैसा था? पशुपालन यदि फर्स्ट प्रायोरिटी यदि देते थे ना, तो वो कभी पशुपालन को देते ही नहीं थे फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी इंडस वैली वाले कृषि को देते थे। यानी उन लोगों का सबसे प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था, यानी उनके पास आमदनी का सोर्स था तो वो कृषि था। इसमें एक ही बात ज्यादा है, सबसे ज्यादा पशुओं में सर्वाधिक पालतू जीव यदि कोई है तो सर्वाधिक पालतू यदि जिसको वो मानते हैं तो वो भैया बैल है। बैल का बड़ा सदुपयोग क्या करते थे वो लोग, वो भी बैल है इनके पास में कुब्बड़ वाला, याद रखना है। बेड़ है, बैल इनके पास है कुब्बड़ वाला। किसान वगैरह कृषि करते हैं तो बैल की इनको बहुत नीड रहती है। पर पूजनीय जीव भी उनके पास में एक है, उनके पास एक पूजनीय पशु है। और भैया उसको देखें तो वो आइटम अजीब ही लगता है, एक सींग वाला जीव देखें। अब मुहर वगैरह में उसके चित्र मिले हैं, वो एक सींग वाला लगता है, इसलिए उसको एक श्रृंगी बोलते हैं। इसके कुब्बड़ नहीं है, कुब्बड़ इसके है नहीं, दिखने में बैल जैसा लगता है। अब जैसे मान लो अब आप मैं ऐसे खड़ जाऊं, अब आप मेरे को इधर से देखो तो आपको तो एक ही आंख नजर आएगी ना। अब आप ऐसा तो श्योर तो नहीं कर सकते कि मेरे एक ही आंख है। अब आप इधर से देख रहे हो, आपको एक ही कान नजर आ रहा है। अब बैल, अब कोई भी मुहर है, अब आपका चित्र बनाया, आपने सेल्फी ली, साइड फेस ऐसे करके आपने जीव करके सेल्फी ले ली। अब एक कान तो आपके इधर रह गया। अब ये थोड़ी कि मान ली इस भाई का एक ही कान है, कान तो उसके दो हो जाएंगे। लेकिन ये तो चलो कन्फर्म है कि वो जो आज की प्रजाति का है तो दो कान तो होते ही हैं भैया। मान लो उस टाइम का कोई चित्र वगैरह बनाया हुआ है तो उससे कन्फर्म थोड़ी है भाई। एक अब कोई जीव दिखाया जाए, एक तरफ एक ही सिंह दिखेगा, दूसरा थोड़ी दिख जाएगा, हो सकता है दूसरे के पीछे हाइड हो सिंह वो। तो इसलिए कंफ्यूजन का सा विषय है, तो इसलिए एक सिंग वाला पशु मान लेते हैं, एक सिंग वाला जीव हम इसको बोल देते हैं। देखो कुछ पशु बताता हूं आपको, पालतू पशु भी उस टाइम हुआ करते थे। कुछ उस टाइम के पालतू पशु है जिनको वो लोग पूजा करते पाला करते थे। जैसे कि आपको बता दूं, गाय, गाय तो पालते ही हैं क्योंकि गाय हैं, तो बैल भी तभी होंगे। भेड़ भी पाला करते थे क्योंकि ऊन वगैरह उनसे प्राप्त करते थे, भेड़ को पाला करते थे वो लोग। गंडक पालते थे, कुत्ता पाला करते थे। कुत्ता तो पाषाण काल में इंसान ने पालना स्टार्ट कर दिया था। बकरी की जानकारी अपने को प्राप्त होती है। लेकिन दो जीव मैं आपको बता दूं, एक तो शेर, शेर की अपने को कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है किसी भी एक भी जगह से, न कोई मुहर में प्राप्त हुआ, न कोई फोटो में प्राप्त हुआ, न कोई लिखित रूप से प्राप्त हुआ, न कोई हार्ड मिला, न कोई कंकाल मिला। यानी उस सभ्यता के लोग सिंह से परिचित नहीं थे और घोड़े से नाम मात्र परिचित थे। सिंह और घोड़े से परिचित नहीं थे वो लोग, इनसे परिचित नहीं थे। घोड़े का तो फिर भी कहीं ना कहीं
कपाल वगैरह मिला है, मृण मूर्ति मिली है, लेकिन इस शेर के बारे में सिंगल किसी प्रकार की अपने को जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो याद रखना है, पशुपालन से संबंधित बातें तो इतनी अपने काम की है, बाकी बातें कितनी कर लो उनका कोई औचित्य नहीं है। अपना एक ही टारगेट है, सीधी बात, नो बकवास। अब ऐसे मिलने को पशुओं में कुछ अपवाद भी तो अपने पास में है। देखते हैं, कुछ अपवाद हैं अपने पास। उन अपवादों के अंदर एक जगह है मोहनजोदड़ो के नाम से, सारी दुनिया जानती है उसमें। मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो से अपने को प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो। इस जगह से अपने को घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। इस जगह से अपने को क्या प्राप्त हुआ है? घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। याद रखना है, घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। एक जगह है लोथल, आप याद करो। हेलो, बातों बातों में मैंने एक बात बताई थी, आपको पता हो तो। घोड़े की मृण मूर्ति के बारे में बात कर रहा हूं। घोड़े की मृण मूर्ति के बारे में बात कर रहा हूं। घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त कहां से होती है? लोथल से प्राप्त होती है। और एक जगह आपको, और मैंने आपको कि देखो, आपको इनडायरेक्टली कोई अवशेष, कोई सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो इनडायरेक्टली थोड़ी थोड़ी सारी सभ्यता ही मैं आपको यहां पढ़ा दूंगा। सुरकोटड़ा, यानी यहां पर घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती है। इतने सारे सभ्यता स्थल है, 1500 से ज्यादा आपके इतने बड़े बड़े सभ्यता स्थल आज अपने को मिल चुके हैं। आप उसमें देखो 3 ही जगह अपवादित है जहां पर घोड़े के अवशेष मिलते हैं, बाकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। क्या पता घोड़े जैसा जीव हो, जरूरी थोड़ी है घोड़ा ही वहां प्राप्त होगा। 3 जगह मिल रही है, इसके अलावा तो कहीं नहीं मिला, ना कालीबंगा में मिला, ना कोई और मिला। ऊंट की जानकारी भी प्राप्त होती है, मैं आपको बता दूं। ऊंट के अवशेष यदि कहीं से प्राप्त होते हैं, ऊंट के अवशेष, ऊंट के अवशेष या ऊंट के हाड़ जो प्राप्त हुए हैं, ऊंट के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो वो अपने को कालीबंगा से प्राप्त होता है। पता नहीं एक दिन कौन एक कोई वीडियो सामने आया था, उसके अंदर एक बोल रहा था कि राजस्थान में पहली बार ऊंट जो है पाबूजी महाराज लेकर आए थे। मैं क्या रब्बा है, राजस्थान में ऊंट पाबूजी महाराज लेकर आए थे? तकड़ी बात है। मैं क्या उस भाई से पूछने वाली बात है, तू कालीबंगा कहां है बता भाई। राजस्थान में तो कालीबंगा होगा। अरे C14 डेंटिंग विधि झूठ थोड़ी बोलती है इस बात को। आप एक बात बताओ, पाबूजी महाराज किस वंश से संबंधित है? थोड़ी सी बात इस पे करके देखो। पाबूजी महाराज जिस वंश से संबंधित है उसका नाम है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश से पुरानी तो एक वो मुंबल वाली कहानी मिलती है, मुंबल निहाल सिंह वाली कहानी मिलती है। अब कहते हैं कि मुंबल से मिलने इसका प्रेमी ऊंट पर सवार होके आता था, तो भी पाबूजी से पहले तो ये भी चला गया। इसके अलावा इससे पहले अपन बात करें तो अपने को गुप्त काल में ऊंटों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। यानी राजपूतों के उद्भव के समय अपने को ऊंटों की जानकारी प्राप्त होती है। मारवाड़ के अंदर ऊंट हुआ करते थे, स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त होती है। पाबूजी वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं किसने क्या जचाया, पाबूजी महाराज के साथ में जानबूझ के अटैच कर दिया। भाई पाबूजी महाराज की बात कुछ इस प्रकार से है। वो एक मुल्तान का दूधा सुमरा, आपको पता हो तो, जिसका नाम था दूधा सुमरा। ये चोर था। ये दूधा सुमरा ऊंट ले गया था हमारे मारवाड़ से चोरी करके। तो पाबूजी महाराज के अंगरक्षक थे, रेबारी है, रायका है, पामा है, वो जो थे वो ऊंट पालते थे। रायका ऊंट पालने वाली जाति होती है राजस्थान में, रेबारी रायका जो होते हैं, तो उनके ऊंट थे, वो दूधा सुमरा ले गया चोरी करके। तो पाबूजी महाराज उससे युद्ध करने गए थे, और युद्ध करके पाबूजी महाराज दूधा सुमरा को हराकर वो ऊंट वापस मारवाड़ में लेकर आए थे। अब ये पैसे तो कहा नहीं, क्या जी पाबूजी महाराज दूधा सुमरा को पराजित करके उससे ऊंट वापस लेकर आए थे अपने। बोला राजस्थान में पहली बार ऊंट लाने का काम पाबूजी महाराज ने किया। वही बात वास्को डी गामा बोलते हैं ना कि सबसे पहले समुद्र मार्ग की खोज करता जो है वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया? बोला जी वास्को डी गामा भारत आया 1498 के अंदर आया। अभी एक बात बताओ, वास्को डी गामा भारत 1498 के अंदर आ गया। अच्छा, अब एक छोटी सी बात है, एक राजा है मौर्य वंश के अंदर, आप जानते हो तो, मौर्य वंश का एक राजा है जिसका नाम है सम्राट अशोक।
सम्राट अशोक का एक बेटा था जिसका नाम था महेंद्र, और इसकी बहन थी महेंद्र की जिसका नाम था संघमित्रा, और संघमित्रा इसकी बहन है महेंद्र की, है ना। याद रखना है महेंद्र की बहन का नाम क्या है, संघमित्रा। बड़ी काम की बात है। अब ये दोनों कहां जा रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं श्रीलंका। अब एक बात बताओ, उन कलाकारों से पूछने वाली बात है जो कहते हैं कि जो ये वास्को डी गामा समुद्र मार्ग का खोज करता है, तो ये दोनों श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे महेंद्र संघमित्रा, ये उड़कर गए थे क्या? हैं, पूछने की बात है। कोई पतंग उड़ा के थोड़ी गए थे। ला अशोक बोला मैं पतंग बांधता हूं, ला वे उड़ तो उड़, ले भाई श्रीलंका में कूद जाना वहां पर, ऐसे थोड़ी था। तो मौर्य काल के अंदर ये गए थे। चलो इससे पुरानी अपना और बात करते हैं। मेघवर्मन का गुप्त काल में जिक्र मिलता है, वो भी तो यहां पर आया था। वो कैसे उड़कर थोड़ी आएगा श्रीलंका से, श्रीलंका के राजाओं का उल्लेख मिलता है। इससे पहले अपने जाते हैं तो महाकाव्यों की रचनाएं मिलती है, रामायण की रचना मिलती है। रामायण में लंका गए थे, तो आप ये बताओ समुद्र मार्ग से ही तो गए थे सारे, श्रीलंका गए थे। राम नाम का कोई पात्र बताते हैं इसके अंदर, रामायण में राम रावण का जो कथा है वो तो वो उड़ के थोड़ी गए थे, रास्ता बनाकर गए। आज भी तो अवशेष मिलते हैं उसके। तो वास्को डी गामा कैसे समुद्र का इसका समुद्र मार्ग का खोज करता हो सकता है? यूरोप से भारत आने का जो मार्ग है ना, सही कॉन्सेप्ट सही पॉइंट नहीं बोला जाता है। यूरोप से भारत आने का समुद्र मार्ग खोजने वाला व्यक्ति कौन है? वास्को डी गामा है। ये क्या बीच में कुछ चंपूलाल होते हैं, वो कोई भी लाइन होती है वो कैसे भी सेट कर देते हैं। तो ऐसा होता है। ऐसे ही पाबूजी महाराज का दोष नहीं, पाबूजी को सेट कर दिया, ऊंट लेकर आए थे। तो पाबूजी ऊंट कहां से? पहले क्या ऊंट नहीं थे यहाँ पर? ऊंट ही ऊंट थे यहाँ पर। ये अपवाद थे। पशुपालन की बात होने के बाद अब अपना बातचीत कर लेते हैं, मुहर के ऊपर बात करते हैं। मुहर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। मुहर देखो, मुहर क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी मुहर के ऊपर मैं स्पेशल बताता हूं। देखो नेक्स्ट पेज करके, मुहर के ऊपर क्वेश्चन भी अच्छे आपके आए हुए हैं। हाँ, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? हाँ जी, तो नहीं घबरा रहा है आपका किसी प्रकार से? ठीक है, लेट लूट की कोई टेंशन नहीं है, आप देखते जाओ। मुहर, मुहर क्या है? यानी उस टाइम मुहर जो होती थी मुद्रा का नाम, यानी उस टाइम की करेंसी का नाम है। सिंधु काल के, आजकल सिक्का चलता है, नोट चलता है, उस टाइम मुहर करेंसी का नाम होता था। एक सेलखड़ी नाम का एक धातु होता है, पत्थर होता है सेलखड़ी नाम से। तो सेलखड़ी नाम का जो पत्थर होता है, कुछ लोग मिट्टी बता देते हैं सेलखड़ी को, मिट्टी बता देते हैं, इसकी क्या बात होगी? तो मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट, कैसी होती है मुहर। इंडस वैली, इंडस वैली मुहर। अब देखो मैं आपको बहुत सारी मुहर दिखाता हूं। ओ थारी, इसका नेट बंद कर रखा है, चलो कोई बात नहीं, अपना बिना इसके काम चला लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपने मुहर क्या होता है मैं आपको वैसे डायरेक्ट ही समझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ कि इसकी डाउनलोड लिस्ट के अंदर पड़ी हो तो मैं आपको देख लेता हूँ, कोई पड़ी मिल जाए तो, जहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि कई बार मुहर वगैरह की जरूरत अपने को पड़ जाती है तो कई बार निकाल लेते हैं। देखो आजकल एक प्रोग्राम चलता है ये वाला, ये भी अपने काम आएगा, इसको भी मैं समझाता हूँ। ये भी मुहर ही एक प्रकार की, यानी इसको भी आप मुहर ही कहोगे, ये कुछ और नहीं, अपनी ये मुहर ही है। और अब मैं आपको असली मुहर दिखाई देता हूँ, उम्मीद है कि मुहर अपने को मिल ही जाएगी। हाँ देखो कहाँ और किस प्रकार से मिलती है, वो थोड़ी अलग बात है कि थोड़ा सा अपने को परेशान होना पड़ेगा। 2 मिनट का वक्त जारी करूँगा आपका, ज़्यादा नहीं, मिल गई तो ठीक है, वरना फिर आगे तो बढ़ना ही है, कोई टेंशन की बात नहीं। इतना पढ़ाई, इतना समझ में आ गया ना सर आपको? कभी कभी 2 मिनट अपने को वेट भी कर लेना चाहिए, क्या पता अच्छी चीज़ मिल जाए, हर चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। लाडले बच्चों, मुहर 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 लो भैया, नहीं प्राप्त हो रही है, नहीं प्राप्त हो रही है तो मैं मेरे बच्चों का टाइम ज़्यादा नहीं खराब कर सकता। मिल गई तो ठीक है, वरना जैसे मान लो, अब देखो, अब आप देख रहे हो आपके पास 1 रुपया है, सुंदर है यार नोट, ये वर्तमान है, ये वर्तमान करेंसीज है। इधर जो आप देख रहे हो ये आपके पास वर्तमान करेंसीज है, और वर्तमान जो मुद्रा है, इस वर्तमान मुद्रा को आप मुहर बोल दो तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है।
इसको आप मुहर बोल सकते हो। इसी तरह से पहले एक पत्थर का टुकड़ा होता था, मुद्रा के रूप में चलन होता था, मुद्रा के रूप में चलती थी, यानी इसके लिए कोई बैंक नहीं होता था, मुद्रा के रूप में चलती थी क्या? मुहर। दूसरा पॉइंट है कि इस मुहर का जो निर्माण होगा, मुहर का निर्माण किससे होता था? एक पत्थर था जिसको हम बोलते थे सेलखड़ी, नाम से पत्थर था। कुछ मिट्टी बताते हैं सेलखड़ी, कुछ लोग पत्थर बताते हैं। एक ही बात है, सेलखड़ी पत्थर या मिट्टी एक ही बात है। अब आपसे पूछेगा सर्वाधिक मुहर कहां से प्राप्त हुई? सर्वाधिक मुहर अपने को जहां से प्राप्त हुई वो जगह है मोहनजोदड़ो। पर मोहनजोदड़ो की जो मुहर है ये, इस पे कुछ ज्यादा कुछ बना हुआ नहीं है, और जिस मुहर पे सबसे ज्यादा कुछ बना होता है उनको बोला जाता है अलंकृत मुहर। अलंकृत मुहर का मतलब होता है कि उस पे कुछ छपा हुआ है, कुछ प्रिंट किया हुआ है। तो अलंकृत मुहर सबसे ज्यादा जहां से अपने को प्राप्त हो रही है, अलंकृत मुहर अपने को हड़प्पा से सबसे ज्यादा प्राप्त हो रही है, अलंकृत मुहर। आलोची मुहर के ऊपर चर्चा हो गई। करेंसी के रूप में चला करती थी और चौकोर होती थी। इस मुहर की आकृति कैसी होती थी? चौकोर टाइप में बना करती थी। ये चौकोर आकृति की मुहर होती थी। धनी लोग इसका यूज कौन करते थे, कौन इसका उपयोग करते थे? उपयोग करने वाले दो कैटेगरी थी। एक तो पुरोहित कैटेगरी इसको यूज करती थी, प्लस इसको योद्धा कैटेगरी यूज करती थी, क्योंकि ये लोग, इनके पास अनाज वगैरह नहीं होता है, तो इनको अनाज वगैरह नहीं होता था, तो इन लोगों को, अब कोई यार सैनिक आदमी हो, फसल तो उसके पास होती नहीं, तो राजा उसको मोड़ देता है, बोला तू इसके बदले में बाणिया से कुछ भी ले सकता है। तो इस प्रकार से ये मुहर के बारे में अपने को तमाम जानकारियां प्राप्त होती है। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, ये सिस्टम था उनका। थोड़ी सी अपने अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? सामाजिक जीवन से कनेक्टेड बातें हैं, थोड़ी सी अपने को पता होना चाहिए। अर्थव्यवस्था का जो आधार था, उनके पास अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। कृषि एक नंबर है, प्लस 2 नंबर उनके पास अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन है। इसके जरिए भी वो लोग काम कर लिया करते थे। अर्थव्यवस्था का प्रकार कैसा है, यानी उनके पास किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती थी? तो अर्थव्यवस्था का प्रकार उन लोगों के पास में जो है उसको अधिशेष के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है उसको अधिशेष के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है अधिशेष टाइप का था, ज्यादा वो दिमाग लोग नहीं करते थे। मापतोल चलता था उन लोगों के पास में। मापतोल का उनके पास में चलन था, और उस टाइम वो सीप के बाट बनाया करते थे। सीप जानते हो? सीप मैंने आपको बताया, सीप वो जीव होता है, उससे सीप के जो प्लेटें सी होती है उनसे वो लोग बाट वगैरह बना लिया करते थे, उनसे ही वो बाट उनका चल जाया करता था। अब यदि वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आजकल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप कहीं गए, आपने जूस पिया, जूस वाला आया, क्यूआर कोड लेकर स्कैन कर दिया, आपका ट्रांजैक्शन हो गया। पहले वाले जैसे अब आपको चाहिए, अब आपको मान लो पपीता खाना है, पपीता खाना है, तो आजकल भी यही होगा, ट्रांजैक्शन करो, फोन पे से कर दो, आपका ट्रांजैक्शन हो गया, करेंसी के हिसाब से हुआ। अब आपको पपीता चाहिए तो आपको अनाज देना पड़ेगा, बदले में अनाज दो, आपको पपीता मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। यानी उस टाइम विनिमय, ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं विनिमय बोलते हैं। यानी विनिमय किस टाइप में चलता था? अधिकांश तय चलता था वस्तु विनिमय, उनके पास ट्रांजैक्शन हुआ करता था। वस्तु के बदले वस्तु वो दे दिया करते थे। वस्तु दे दी तो आपको बदले के अंदर ट्रांजैक्शन के रूप में अनाज वगैरह दे दिया और आपका काम हो गया। लेकिन वस्तु विनिमय अधिकांश लोग ये करते थे, लेकिन धनी लोग जो थे ना, वो करेंसी, यानी कि देखो दो प्रकार के ट्रांजैक्शन हैं। एक तो आप सामान्य लोग हैं, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। लेकिन धनी लोग जो होते थे उनके पास जो व्यापार था मुद्रा विनिमय व्यापार था। यानी करेंसी दोगे आप, करेंसी क्या है? मुहर, मुहर दोगे, बदले में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उन लोगों का ट्रांजैक्शन चला करता था। मुझे लगता नहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। ट्रांजैक्शन के साथ साथ में और भी था, एक धातु था जिसका वो बड़ा यूज करते थे। उनके पास प्रमुख एक धातु था जिसका सबसे ज्यादा वो लोग यूज करते थे, तो उसका नाम था तांबा। तांबा नेचुरल रूप से प्राप्त होता है, जमीन से निकालने वाला संसाधन है, धात्विक खनिज है। लेकिन वो तांबे के अंदर जस्ता वगैरह, जिंक वगैरह मिला मिलूकर वो लोग
कांसा भी बना लिया करते थे, तो उनके लिए कांसा बड़ा इंपॉर्टेंट था। कई प्रकार की फसलें होती थी, लेकिन एक फसल उनके पास ऐसी होती थी जिनका वो बहुत ज्यादा निर्यात किया करते थे। तो उन लोगों के पास में एक निर्यातक फसल थी जिसका बड़ा खतरनाक पैसा बाहर से रेवेन्यू आया करता था, तो वो था कपास। कपास को विदेशी लोग सिंडू के नाम से जानते थे, या इसको सिंडोन के नाम से भी जानते थे, सिंडू या सिंडोन के नाम से। निर्यातक फसल, किस फसल का वो लोग बाहर निर्यात किया करते थे, कौन सी फसल वो बाहर भेजा करते थे, तो आप यहां पर आराम से देख सकते हो। तो ये आपकी बातें हैं, अर्थव्यवस्था से कनेक्टेड बातें हैं, कुछ प्रमुख बातें आपकी यहां पर आती है। तो सामाजिक जीवन से कनेक्टेड ऑलमोस्ट बातें जितनी भी आपकी होती है वो सारी बातें आपकी हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे सिंधु वासियों का धार्मिक जीवन। सिंधु वासियों का कैसा है धार्मिक जीवन, अर्थात आप यूं कह सकते हो कि इन लोगों की रिलीजियस लाइफ किस प्रकार की है, कैसा है इन लोगों का धार्मिक जीवन। तो प्रॉपर बात देखते हैं, किस प्रकार से इनकी धार्मिकता में एक नया मोड़ आया, कैसे इनकी जिंदगी में चेंज आया। आजकल की धार्मिकता हमारी कैसी है? आजकल की धार्मिकता में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि पारदर्शिता नहीं है बिल्कुल भी। जैसे अभी अभी मेरे पास कई प्रोडक्ट पड़े हैं, आप ये पेन देना एक बार, ये हाँ चलो ये रहने दो। अब पेन है आपके पास, पेन के आर पार दिख रहा है आपको, पेन भी ट्रांसपेरेंट है। आपके पास कोई ग्लास है, उसके आर पार देख रहे हो, वो भी ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आप एक पन्नी देख रहे हो, पन्नी से भी आपको आर पार दिख रहा है, वो भी पारदर्शी है। कई बार इंसान एक सेंटेंस यूज करता है, आई एम ट्रांसपेरेंट पर्सन, बोलता है मैं बिल्कुल पारदर्शी इंसान हूं, जो मैं बोलता हूं वह मैं डेफिनेटली करता हूं। ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर होती है, उसकी बातों में होती है। उसी तरह से यानी जो आज इस धरती पर जिसका वजूद है, जैसा उसको माना जा रहा है वैसी बात साबित हो रही है, तो ऐसी पूजा को, ऐसी धार्मिकता को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी वाली पूजा। ऐसा नहीं कोई पत्थर रख दिया, ये पत्थर पुरानी काल का पत्थर है, ये धरती फाड़ कर आया था, यहां पर जब कौरव पांडव मिल गए थे तो यहां तीर लग गई, नदी निकल गई, नदी के अंदर वो गायब हो गई, फलाना हो गया, यहां पर भीम ने गोडा मार दिया, गोडा मारने से पानी निकल गया। कहां है वो भीम? अब मार दे 2-5 गोडे यार, अब निकाल दे पानी। कहां गया वो भीम बली? गोडे मार के तुम तालाब बना देते हो, गजब यार। तो 5-7 रेगिस्तान में मार देते गोडे। तो ये ट्रांसपेरेंसी वाली बात नहीं है, थोड़ी सी फिलोसफी इस बात के अंदर, फिलोसफी है। वो काम की बात देखो क्या है। यानी अब आपसे पूछेगा वो लोग किसके पूजक थे? वो प्रकृति के पूजक थे। प्रकृति की पूजा वो लोग किया करते थे, प्रकृति को वो बड़ा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। यानी वो अपनी मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी और प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति के उपासक थे वो लोग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लोग पारदर्शी पूजा करते थे, पारदर्शी पूजा करते थे, यानी उनकी पूजा के अंदर पारदर्शिता थी। कोई किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, किसी फालतू चीजों को नहीं मानते हैं। मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण वगैरह नहीं करते थे वो लोग, मंदिर निर्माण नहीं करते थे, मंदिर निर्माण नहीं करते थे। नहीं वो मंदिर शैलियों से किसी बात से परिचित थे। मूर्ति पूजा की जानकारी नहीं मिलती है, मूर्ति पूजा की जानकारी, मूर्ति पूजा की जानकारी नहीं मिलती है। देखो मूर्ति पूजा और मूर्ति दोनों बातों में अंतर है। यानी 3 प्रकार की अपने को मूर्तियां प्राप्त हुई है, अपने को 3 प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हो रही है, लेकिन मूर्ति पूजा की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। मेरी बात को समझना, आप ध्यान दो। आप बॉस का स्वभाव जानते हो ना, कुछ नींद नहीं आनी चाहिए। 3 प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हो रही है अपने को। जैसे आपने पढ़ा और मैंने बताया था, मोहनजोदड़ो में धातु की मूर्ति मिली है, धातु की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांस्य की नर्तिका प्राप्त हुई है,
अब ये धातु की मूर्ति मिली है, ये जरूरी है पूजा कर रहे हैं? पूजा थोड़ी कर रहे हैं, धातु की मूर्ति मिली है। सर जॉन मार्शल ने कंपैरिजन किया है किसके साथ? सर जॉन मार्शल ने कहा है कि मूर्ति मुझे नटराज लग रही है। लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है। किसने कहा? सर जॉन मार्शल ने कहा। धातु की मूर्ति, खास करके कांसे की मूर्ति, यानी आप उसको ब्रॉन्ज आर्ट कह सकते हो आप। धातु की मूर्ति के साथ साथ में सेल खड़ी पत्थर की मूर्ति मिली है। सेल खड़ी, सेल खड़ी जिससे वही करेंसी बनाई जाती थी, सेल खड़ी, सेल खड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि आप मुहर प्राप्त हुई है। और मुहर के ऊपर भी, जैसे आजकल सिक्का आता है, 1 रुपए का सिक्का भी आ रहा है, हम दिवाली पर पूजा करते हैं तो लक्ष्मी का सिक्का भी तो आता है अलग, लक्ष्मी पूजन के लिए भी सिक्का आता ही है। उसी तरह से सेल खड़ी करेंसी है, तो सेल खड़ी करेंसी है तो इस पे मूर्ति भी तो बन सकती है, दिक्कत कहां रही है? और इसके अलावा पत्थर की मूर्तियां चलती थी, पत्थर की मूर्तियां चला करती थी। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखो। पुजारी का सिर मिला है मोहनजोदड़ो से, एक पुजारी का खोपड़ा ऊपर वाला प्राप्त हुआ है, पुजारी का सिर अपने को प्राप्त हुआ है, पत्थर क्या 19 सेंटीमीटर का। धातु की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और 2 नारियों की मूर्ति मिली है जिसमें नारियों के सर कटे हुए हैं, ऊपर वाले सर धड़ टूटे हुए हैं, तो नारियों की मूर्तियां भी आपको प्राप्त हुई। सेल खड़ी मुहर के अंदर हड़प्पा, हड़प्पा में सेल खड़ी की मूर्ति के रूप में तो वो काम कर रही है। हो सकता है हम लोग जिसको मुद्रा मान रहे हैं वो उस टाइम के हिसाब से, वो उस टाइम के हिसाब से हो सकता है बहुत बड़ा उसका ऐसे भी इंपॉर्टेंस हो, कहां दिक्कत की बात है? ये तो भाई मूर्ति पूजा को लेकर या वगैरह वगैरह जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं, क्या इसके अलावा भी कोई खास जानकारी है? हाँ, हवन वेदिकाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है अपने को, हवन वेदिकाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है। हवन वेदिकाओं की जानकारी जहां से प्राप्त हो रही है वो 2 जगह है, एक का तो नाम है लोथल और एक का नाम है कालीबंगा। ये 2 जगह ऐसी है जहां से अपने को हवन वेदिकाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है, वो भी श्रृंखलाबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको प्राप्त हो रही है। लोथल से एक साथ 9 हवन वेदिकाएं मिली है और कालीबंगा से अपने को 7 हवन वेदिकाएं मिली है। लोथल से 7, लोथल से 9 और कालीबंगा से आपके 7 हवन वेदिकाएं आपको एक साथ यहां पर प्राप्त हो रही है। एक बड़ा सारा विशाल स्नानागार मिला है, वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। स्नानागार का मतलब क्या है? जैसे पुष्कर के किनारे एक घाट बना हुआ है तो स्नानागार है, कुंड बना हुआ है, जैसे कि मैडम मेरी घाट है, गांधी घाट है, वो स्नानागार है आपका, वो स्नानागार है प्रॉपर। तो स्नानागार को प्रॉपर आप देखते हो वो धार्मिक स्थान है, क्योंकि घर पे थोड़ी बना है वो स्नानागार। आपको जो स्नानागार आपको मिला है वो स्नानागार किसी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी किनारे प्राप्त हुआ है। तो इस हिसाब से स्नानागार वो एक धार्मिक स्थान का प्रतीक है, क्योंकि आप सोचिए 45 फीट का स्नानागार बना हुआ है। आज बड़े बड़े घाट वगैरह बने हुए हैं, नदियों के किनारे बने हुए हैं, तो वो धार्मिक स्थान को टारगेट करके बता रहा है। तो इस तरह से आपने यहां पर देखा यज्ञ अनुष्ठान वगैरह का चलन था, बहुत अच्छे तरीके से यज्ञ अनुष्ठान भी वो लोग किया करते थे, चलन था यज्ञ का, अनुष्ठान का, सबका चलन है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उनकी भी एक धार्मिकता थी, उनके लिए बहुत सारी बातें पूजनीय थी। जरा देखते हैं कि उनके लिए पूजनीय क्या क्या है, क्या पूजनीय है उनके लिए। खास बात पूजनीय में, वो पक्षी को भी पूजते हैं, वो पशु को भी पूजते हैं, वो नदी को भी पूजते हैं, वो वृक्ष को भी पूजते हैं। अब आपको मैंने क्या कहा था कि उनकी पूजा में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है कि नहीं? यानी जो है पक्षी, एक पक्षी है जिसका नाम है फाख्ता। अब बोलने को बहुत सारे लोग इसको आजकल कमेडी भी बोल देते हैं, बोलने को इस फाख्ता को कुछ लोग बतख भी बोल देते हैं। लेकिन एक बात समझिए, पक्षी यानी फाख्ता, कमेडी, आप इसके अंदर बात समझो कि वो लोग पक्षी को पूजनीय मान रहे हैं, यानी वो भी जाम्बोजी महाराज की तरह प्रकृति पूजक है। पशुओं में बात करते हैं तो एक सींग वाला बेल, हमें लगता है कि एक सींग वाला जो बेल है ना, ये बहुत ही ज्यादा पूजनीय है, ऐसा हमें लगता है। नदी की बात करें तो लाडले विद्यार्थियों, नदी का नाम है सरस्वती। देखो आपको एक बात बता दूं, उन लोगों की एक नदी है, उस नदी का नाम है सिंधु। सिंधु नदी उस टाइम की व्यापारिक नदी है,
सिंधु नदी उस टाइम एक व्यापारिक नदी है, उसका नाम सिंधु है, लेकिन धार्मिक नदी सिंधु नहीं है। ये बात खोपड़ी में रखना। धार्मिक नदी का नाम है सरस्वती नाम है। और वृक्ष की बात करें तो ऑल ओवर पीपल, और सर्वश्रेष्ठ पूजा जो उनकी है तो मातृ पूजा है। सर्वश्रेष्ठ पूजा जिसकी दी करते हैं वो मातृ पूजा है। ये उनके लिए कुछ खास पूजनीय हुआ करते थे उस टाइम। इनकी वो पूजा पाठ वगैरह, यदि वो पूजा वगैरह मानते थे तो इनकी वो पूजा करते थे। लेकिन एक बात और समझो, बड़ा गजब का पहलू है, बिंदु है। उन लोगों की आर्ट, यानी किस प्रकार की वो स्क्रिप्ट्स उनकी हुआ करती थी, किस प्रकार की वो लिपि का इस्तेमाल किया करते थे। यानी वो लोग जैसे आजकल तो हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, कोई पेज होता है हमारे पास में, हम लिख देते हैं, जैसे कुछ भी लिख देते हैं, वी आर इंडियंस। हमारे लिखने का पैटर्न कि भारत मेरा देश है, मैंने कुछ भी लिखा, भारत मेरा देश है, मैंने कुछ भी लिखा, हमारा लिखने का पैटर्न है। ये तो हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट टू राइट ही हम लोग चलते हैं, फिर पेन इधर वापस लेकर आते हैं। लेकिन उनका पैटर्न कुछ यूनिक था, वो कुछ अलग तरीके से हमें लिख के बताते थे। डॉट डॉट प्रणाली से वो लोग लिखा करते थे, यानी डॉट डॉट तरीके से वो लोग लिखते थे। ऐसे ऐसे डॉट डॉट से लिखते जाते और ऐसे डॉट डॉट लिखते जाते। अच्छा, पेन उठाते नहीं थे, इसे सर्पिलाकार आकृति में इस प्रकार से घूमते जाते। उनकी कुछ वर्डिंग्स मिली है, लेकिन वो वर्डिंग्स हमें समझ में नहीं आ रही है। उस प्रकार से कुछ वो चित्रों को ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, बीच बीच में इमोजी बने हुए हैं। अब हमें तो इनका इमोजी समझ में नहीं आ रहा, इमोजी वो क्या बना रहे हैं। हमें आजकल इमोजी समझ में आते हैं। जैसे अब मैंने कोई इमोजी बनाया इस प्रकार से, अब इस इमोजी से आपको समझ में आ गया कि कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। ये इमोजी कह रहा है कि दिस इज लाफिंग पर्सन, ये हंस रहा है। मैंने एक इमोजी और बनाया और उसमें मैंने मुंह ऐसे बना दिया, तो इसे साफ साफ दिख रहा है कि ये आदमी नाराज हो रहा है, गुस्सा कर रहा है। लेकिन एक इमोजी और बना दिया और उस इमोजी से साफ साफ लग रहा है कि ये इमोजी क्या चाहता है, ये इमोजी चुम्बी करना चाहता है। तो इस तरह से आपके ये वर्तमान के चित्रों को देखकर भाव प्रकट हो रहे हैं। तो उस टाइम भी कुछ इमोजी वगैरह बनते थे, तो उनको देखकर भाव प्रकट होते थे। हमें तो भाव प्रकट नहीं हो रहा, पर उन लोगों को चित्रों से भाव प्रकट होते थे। अब ये इनकी स्क्रिप्ट्स है, देखो। सबसे पहली बात, उनका जो क्रम है ना, वो सर्पिलाकार रूप के अंदर है। यानी वो लोग जो लिपि लिखा करते थे वो सर्पिलाकार लिपि के अंदर काम किया करते थे और अक्षरों कील कील के लिखते थे। इसलिए इनकी लिपि को किलाक्षर लिपि के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इस लिपि को वैज्ञानिक रूप से ब्रुस्तोफेदम के नाम से जाना जाता है। उसको ब्रुस्तोफेदम के नाम से जानते हैं। चित्रों को देखकर भाव प्रकट होता है, इसीलिए इसको भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं। यानी इमोजी वगैरह समझ में नहीं आई क्या कहना चाहता है, इसीलिए इसको अज्ञात लिपि के नाम से जाना जाता है। और शायद वो यही वजह है जिसकी वजह से लिखा हुआ जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, जब लिखा हुआ समझ में आ जाए, ऐतिहासिक है, हमें लिखा हुआ मिल रहा है पर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी लिपियों को हम लोग आधे ऐतिहासिक बोलते हैं, सेमी हिस्टोरिकल बोल देते हैं इसको। तो आधे ऐतिहासिक लिपि हो जाएगी। ये हमारे पास में आधे ऐतिहासिक लिपि या आधे ऐतिहासिक सभ्यता यदि इसको बोलते हैं, इस वजह से ही बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये वजह है छोटी छोटी। तो जैसा कि आपने देखा, आपने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए काफी जो हमारे फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स है, बिंदु है, हमने इस क्लास में कवर करने की कोशिश की। सामाजिक जीवन को पढ़ा, धार्मिक जीवन को पढ़ा। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, ये सभ्यता कैसे गायब हो गई। देखो, बड़ी तगड़ी तगड़ी वजह आती है। जैसे इसके अंत संबंधी विचारधाराएं, मैं आपको 3-4 थिंकर्स के बारे में बताता हूं। अंत संबंधी विचारधारा कि ये लोग कैसे खत्म हो गए, कि क्या वजह रही होगी। एक वजह है प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता हो सकता है कि उनकी राजनीति बड़ी खतरनाक। अच्छा, एक बात और बताऊं, कोई आदमी एक तरफा बात नहीं कर रहा है। ये मार्शल कहता है और मार्शल तो इसका कोई आधार पैंदा ही नहीं है, हर किसी मत के अंदर जाके घुस जाता है। हर कोई बात में कोई बात बोल दे, उसमें जाके घुस गया। एक मिलता है कि महामारी से इनका पतन हुआ। महामारी वाली बात जो मान रहा है,
ये डॉक्टर कैनेडी मान रहा है कि ये कोई महामारी फैली होगी बहुत तकड़ी, उस महामारी के दौरान इन सब का काम खत्म हो गया होगा और महामारी में सब लोग यहां पर लपेटे गए होंगे। फिर बोला नहीं यार, हमें लगता है भयंकर बाढ़ आ गई होगी। इस बाढ़ वाली बात को स्वीकार कौन कर रहा है? इतिहासकार मैके। अब यहां बीच में मार्शल घुसा, मुझे भी लगता है। तो भैया तू एक बात तो मान ले, तेरे कोई एक मत भी नहीं है। इसके अलावा एक अपना वो इतिहासकार राव, वो कहता है हाँ मुझे बाढ़ लगता है। तो इसका तो कोई आधार ही नहीं है, इसका तो आदमी का रीजन ही अलग है, ये तो कहीं घुस जाता है मार्शल वगैरह। तो ये एक आदमी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यहां बहुत भयंकर टेम्परेचर वगैरह भूतात्विक परिवर्तन कोई हो गया होगा, उस भूतात्विक परिवर्तन की वजह से ये सारे लोग खत्म हो गए। आलू के गया है ही नहीं, खत्म हो गए। इस भूतात्विक परिवर्तन वाली बात को मानता कौन है? एक विदेशी इतिहासकार है और उस विदेशी इतिहासकार का नाम है राइक्स। मार्शल बोला मुझे भी लगता है। तो देखो मार्शल को जो है सीरियस मत लो, मार्शल का पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये सारों में बीच में टांग अड़ा रहा है, हर किसी में बोल रहा है कि मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है। तो इसको तो जो है सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। कैनेडी बड़ा काम का है, मैके काम का है, राइक्स बड़ा काम का है, इसके दो तीन उसके समर्थक और भी इसके हैं। मैके भी इस बात को लगता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, शायद संभवतः है ऐसा होता होगा। अब अपने कंटेंट तो पूरा है, कंटेंट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस देखो। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिफाइन करके बताता हूं पेपर में क्या आया हुआ है आज तक, और जो बातें बच गई वो अब आपकी कुछ कवर हो जाएगी। देखो सारी बातें इसमें कवर हो जाएगी। हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? देखो उस स्थल का नाम है धोलावीरा। धोलावीरा नाम की जगह पड़ती है गुजरात के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है धोलावीरा नाम की जगह हमारे गुजरात में। सन 2014 में सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपका धोलावीरा का पूछा हुआ है। वैसे तो कोई नदी वगैरह पास नहीं बताते हैं, फिर भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको जवाब देना है मानसर नदी है, इसके आसपास में यहाँ मानसर नदी किनारे पड़ता है। हाँ तो बाकी स्थल वासे सबकी पोस्टमार्टम हो ही रखा है तो समय नहीं गवाएंगे। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? देखो आप क्लास ली है तो आपको समझ में आएगा, क्लास में पढ़ा है तो मैंने ये पढ़ाया है। पशुपालन, गाय के बारे में मैंने आपको बताया है, बैल के बारे में स्पष्ट जानकारी है, भैंस के बारे में भी जानकारी है, लेकिन घोड़े से वो लोग अपरिचित थे। बताया जाता है कि घोड़े के अपवाद स्वरूप बातें मिलती है अपने को, इसकी बातें सिर्फ मिलती है तो अपवाद स्वरूप ही प्राप्त होती है, और अपवाद स्वरूप प्राप्त होती है इसकी बातें 3 जगह से प्राप्त होती है। अपवाद स्वरूप घोड़े के दांत प्राप्त होते हैं, घोड़े का अस्थियां प्राप्त होती है, और घोड़े के बारे में ही मृण मूर्ति प्राप्त होती है। लोथल से आपको बताया था, याद हो तो आपको, घोड़े का दांत मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, इस तरह से आपको बताया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो, हड़प्पा का वह स्थान जहां नहरों के अवशेष सर्वाधिक है, यानी केनाल्स के सबसे ज्यादा अवशेष मिलते हैं, वो सिंध प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अवशेष मिलते हैं। यानी सिंध प्रदेश के अंदर सिंधु नदी की नहरें, सिंधु नदी की सबसे ज्यादा कच्ची नहरें मिली है, पक्की नहरें नहीं मिली है। उस टाइम की बताते हैं कच्ची नहरें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और आज भी भारत में नहीं पूरे विश्व में देखा जाए, पूरी दुनिया का टारगेट लगा दिया जाए, विश्व में सर्वाधिक नहरें आज भी यदि किसी देश में देखते हैं तो वो पाकिस्तान में है। कंट्री ऑफ कैनाल्स के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल्स के नाम से जानते हैं। हाँ, राजस्थान के अंदर पूछे तो राजस्थान में सर्वाधिक नहरें यदि जिस जिले में है तो वो राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा यहां पर नहरें अपने को मिलती है। तो ये वर्तमान के व्यू के हिसाब से है। फिर आप देख रहे हो निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल पाकिस्तान में स्थित है? देखो मैं अपने चेक कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, देमाबाद नहीं है, रोपड़ नहीं है, काट दो। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, आलमगीरपुर यूपी में, मांडा कश्मीर में नहीं है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, रहमान डेरी है, चहुंदड़ो है, ये है। और मोहनजोदड़ो रंगपुर गुजरात में है। देखो ये 3 नंबर इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। लोकेशन का क्वेश्चन पूछ रहे, कल आपको स्थान सारे बताए गए थे, इसमें बिल्कुल क्लियर है। हड़प्पा कालीन स्थलों में से उन राज्यों से सुमेलित कीजिए जहां पर स्थल अवस्थित है। जैसे कि अब इसमें आपको सेटिंग बिठानी है। आलमगीरपुर कौन से राज्य में है? आलमगीरपुर यूपी में। 3 नंबर सबसे पहले कहां आ रहा है? 2 में आ रहा है, चलो ठीक है। धोलावीरा कहां है? गुजरात में है। यानी 3 के बाद 4 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है ए में। तो ये लो जी, ए आपका एकदम राइट और एकदम परफेक्ट इसके अंदर ए होगा। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ?
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करता है तो एएसआई के द्वारा सबसे पहले जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर ही सबसे पहले 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज हुई थी और 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ये बात अपन पहले से भी बता चुके हैं, ये बात अपनी एकदम अच्छे से क्लियर है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस के लिए है। या आपने क्लास ली है, दो क्लास के बाद आप साथ के साथ क्वेश्चन कवर कर रहे हो और पेपर में आए हुए क्वेश्चन कवर कर रहे हो साथ में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने शुरुआत की है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजे जाने वाला कौन था, यानी सबसे ज्यादा खोज कर लाया है। देखो, नगर जहां बसा हुआ है वहां सभ्यता नहीं खोजी जा सकती, खाली जगह पड़ी है वहां पर खोजी जा सकती है। ये काम किया रफीक मुगल ने, ये काम किया है, तो इसमें 6 नंबर आपको करना होगा। करने को अपने अपने टाइम में सबने किया, लेकिन सबसे ज्यादा रफीक मुगल ने काम किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में था? गड्डी, मध्य, निचला। आपको याद हो मैंने कहा था कि नगर अधिकांशतः 2 भागों में थे, उच्च स्तर के नगर थे, निम्न स्तर के नगर थे। लेकिन मैंने एक नोट लगा के बात लिखी थी, मैंने कहा एक नगर ऐसा है, बताइए कमेंट करके, एक नगर ऐसा है जो 3 भागों में है, और 3 भागों में यदि कोई बताया था तो वो आपका धोलावीरा बताया था। 3 भागों के अंदर है वो, 3 भाग गड्डी, मध्य और निचला, इस प्रकार से 3 नगर थे। किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल प्राप्त हुआ है? मिट्टी के हल का जो मॉडल प्राप्त हुआ है अपने को, वो बनवाली से प्राप्त हुआ है। बनवाली नाम की सभ्यता स्थल हरियाणा में पड़ती है, बनवाली नाम की सभ्यता स्थल है ये। सुमेलित करके आपको बताना है, कुछ आपके पास अवशेष है। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? ये समाधान R37 नाम का एक ताबूत है। लोथल से गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह है। बंदरगाह को गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको डॉकयार्ड बोलते हैं, हिंदी में गोदीवाड़ा, बंदरगाह, पतन वगैरह कई नामों से जानते हैं। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कालीबंगा में नर्तकी नहीं मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, और कालीबंगा में जूता हुआ खेत मिला है। यानी 1 2 4 3 कहां पर बैठ रहा है? 1 2 4 3 ब में, ये आपका परफेक्ट है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, सुमेलित करना है। बालाकोट, बालाकोट किस लिए जाना जाता है? मान लो दैट सपोज आपको बालाकोट नहीं पता और बाकी आप जानते हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि एक जगह है जिसका नाम है सुरकोटला या मोहनजोदड़ो, आप यहां पर देख रहे हो। इसने खतरनाक ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ऐसे दिए जो दोहरे डबल लूप में काम करते हैं आपके। बालाकोट नाम की जगह, क्या मनका बनाने का कारखाना यहां पर है? सुरकोटला, सुरकोटला में भी तो बंदरगाह की जानकारी अपने को प्राप्त हो रही है। तो देखो, इस प्रश्न के अंदर सीप उद्योग, सीप उद्योग की जानकारी मुख्यतः देखा जाए तो आपके चहुनड़ों से अपने को जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन सीप उद्योग की जानकारी गुजरात से भी अपने को प्राप्त होती है और हल्के स्तर पर मोहनजोदड़ो से भी अपने को प्राप्त होती है। अब देखिए, मनका बनाने का कारखाना लोथल से भी अपने को प्राप्त होता है। तो इसमें 3 नंबर के अंदर सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है, जहां पर 1 आ रहा है वो सही है या नहीं। देखो, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी आपके सी के अंदर कहीं 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये मनके बनाने का कारखाना ले नहीं सकता। वैसे तो ये आपत्ति वाला क्वेश्चन है, 2014 में आया, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, आप इस पे आपत्ति लगा सकते हो, यानी अब इसमें तो काम करना नहीं है। लेकिन लोथल में फिर मिला अपने को बंदरगाह मिला है, यानी अब आपका सी में 2 नंबर यदि आपको जहां मिल रहा है वह आपका परफेक्ट है। बंदरगाह 2 नंबर ये रहा, तो इस प्रश्न का उत्तर ए है। यानी ऐसे विवाद वाले क्वेश्चन आ जाए जहां आपकी खोपड़ी काम ना करे, तो इस तरह से आप यहां पर इसमें दिमाग लगा सकते हो, अच्छे तरीके से आप खोपड़ी का सही इस्तेमाल करके यहां पर काम कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से करना है, सुमेलित करना है, कर दो। लाल बलुआ पत्थर व पुरुष का धड़ प्राप्त हुआ है। दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कुत्ते के रथ के जो अवशेष प्राप्त, रथ के अवशेष जो प्राप्त हो रहे हैं वो आपके दैमाबाद से प्राप्त हो रहे हैं। पकी हुई जो आप निर्मित मानव प्रतिकृति देख रहे हो, ये अपने को यहां से प्राप्त हो रही है, लोथल से, और फिर लाल बलुआ पत्थर हड़प्पा से। यानी अब आपका 2 1 4 3 2 1 4 3 बे नंबर इसके अंदर आपको सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई देती है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न भाई 2014 के अंदर,
तो वह सील जिस पे योगी क्या करती है, मोहनजोदड़ो। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में ये पड़ा है, ये 19 सेंटीमीटर का खोपड़ा है जो प्राप्त हुआ है, यहां प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन से पशु की आकृति है? बेल की आकृति यहां पर, इसी से अपने को पशुपति वो यहां पर लग रहा है। हड़प्पा सभ्यता से पशुपति मुहर संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, बिल्कुल प्राप्त हुई, 2016 में आया है। इस पर योगी की मुद्रा एक मानवीय आकृति का चित्रण है, बिल्कुल है। मार्शल्य से आदि शिव की संज्ञा दी है, बिल्कुल दी है। 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मुहर से उत्कीर्ण है, बिल्कुल है ना। यानी सारी बात ठीक है। 1 2 3 4 आ लो जी, 1 2 3 4 आपका एकदम इसमें परफेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से एक सूचना पट अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो आप इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अच्छा प्रश्न है, फिर कमेंट बॉक्स में इस पर बातचीत करेंगे। हड़प्पीय स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। बार बार रिपीट प्रश्न है जो आपके फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में पूछा गया है। कालीबंगा से यह जानकारी प्राप्त होती है। भूकंप की सबसे पहली जानकारी विश्व में मिलती है तो वो कालीबंगा से प्राप्त होती है। किस हड़प्पा स्थल से एक साथ 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य वही कालीबंगा से प्राप्त होती है। ये भी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2014 के अंदर पूछा गया प्रश्न है आप सबके सामने, जैसा कि आप कवर कर पा रहे हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? देखो मुंडीगाक, ये भी बॉर्डर पे आता है भाई। देखो भैया, इसके आंसर की के अकॉर्डिंग तो सही माना था इसको, 2020 सूत का गोह माना गया है। इसके अलावा मुंडीगाक भी बॉर्डर पर ही आता है, मुंडीगाक भी बॉर्डर पर ही आता है, याद रखना है। उस टाइम आपत्ति रीट नहीं लगी, लेकिन मुंडीगाक भी बॉर्डर पे आता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। रहमान डेरी पंजाब पाकिस्तान में है, मांडा कश्मीर के अंदर है। तो याद रखने की बात, ऐसे पोजीशन में आपको सूत का गोह सही मानना पड़ेगा। लोथल नाम का हड़प्पा स्थल कहां पर स्थित है? लोथल नाम का स्थल गुजरात में है। सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस ये बताने के लिए, बाकी सारी बातें आपको पता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। फेयंस के बारे में क्या कथन? मोस्ट, आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि कोई है तो ये है। देखो, उस टाइम 2 तरह की आर्ट थी, एक कृत्रिम आर्ट थी, एक प्राकृतिक आर्ट थी। एक कृत्रिम आर्ट है, यानी एक चिपचिपा मिट्टी से बना हुआ पदार्थ था जिससे कई प्रकार की आकृतियां वगैरह बनाई जा सकती थी। देखो, प्राकृतिक तो है नहीं, फेंस खदान से कैसे मिलेगा? कृत्रिम है। प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। आगे क्या बोल रहा है? बालू या सफ्टिक पत्थर से, चूर्ण से, मैंने कहा चिपचिपा पदार्थ, देखो गोंद से मिलाकर, बिल्कुल सही बोल रहा है। उसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, बिल्कुल चढ़ाई जाती है। फेंस के मन के, चूड़ियां, झुमके, बर्तन बनाए जाते हैं भाई, ये तीनों सही है। यानी आपके 3 4 और 5, 3 4 5 6 नंबर इसके अंदर परफेक्ट है, ये इसके अंदर हम मानने होंगे आपको। नेक्स्ट आप देखो, ये हमारे अच्छे सारे काम आज कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आपका एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा हो चुका है। गजब तरीके से आपने इस सेशन को कंप्लीट किया है। समाज कैसा था, सामाजिक जीवन से अपन लोग शुरू हुए थे, फिर हम लोग खान पान के ऊपर बातचीत करते गए, आभूषण के ऊपर हमने बातचीत की, फिर श्रृंगार वगैरह, कैसे कैसे खेल, इनके कौन से खेल वगैरह थे, नगर नियोजन प्रणाली, सड़क पद्धति के ऊपर हमने बातचीत की, पशुपालन के ऊपर हमने बातचीत की, मुहर कृषि के ऊपर हम लोगों ने बातचीत की, कृषि के बाद अर्थव्यवस्था पे हमने इसके बातचीत की, धार्मिक जीवन कैसा था, किसकी वो पूजा करते थे, उसके ऊपर हमारी बातचीत हुई, फिर लिपि के ऊपर हमने बातचीत की और इस तरह से अंत संबंधी विचारधाराओं पे बातचीत की, फिर हमारे क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के सेशन को लेने की कोशिश की। इनकी हमारा एक टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है आपको इस सेशन को और बेहतरीन बनाने की। यूट्यूब पर पूरा सेशन मैं हिस्ट्री का ये लेने वाला हूँ जो आपके एसएसटी सेकंड ग्रेड में लगेगा। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, अच्छा और प्यारा सब्जेक्ट है, तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें आप, बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से। हाँ, स्टोरीज वगैरह एक बार मैं नहीं गा रहा हूँ क्योंकि कैरेक्टर्स नहीं है इसके अंदर, कैरेक्टर्स नहीं है, इसलिए मैं फालतू की फिल्मी स्टोरी सुनाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जैसे ही अगला टॉपिक हमारा वेदों का है, वैदिक काल। वैदिक काल जैसे ही पूरा होगा तो हमारे पास जैन बौद्ध है, तो एक कैरेक्टर है,
कैरेक्टर को जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत रुचि आती है, तो एक रियल कंटेंट गाया जाता है, रियल स्टोरी गाई जा सकती है। इसके ऊपर मैं आपको बनावटी फिल्मी कहानी को बना के सुना भी दूंगा तो ओनली टाइम वेस्ट के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। और सुना भी रखी है फिल्मी कहानियां इसके ऊपर बना बनू के, कितनी गा रखी होगी, उन फिल्मी कहानियों में कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।